जी अस्सलाम वालेकुम जी आज हमारा लेक्चर लेक्चर 112। अच्छा बच्चों बात सुने, ये ऑफिशियली आप ये समझ लें कि नहीं, अनऑफिशियली आखिरी लेक्चर है। अनऑफिशियली वैसे तो इंशाल्लाह कनेक्ट होते रहेंगे ना कोई इंपॉर्टेंट चीज आ गई तो वो थोड़ी देर के लिए आपको बुला लिया, ऑनलाइन लेक्चर आपको दे दिया जी, लेकिन सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों हाँ अब देखो कुछ चीजें थोड़ी रहती हैं तसल्ली करने के लिए। जिस तरह आज का हमारा टारगेट है बच्चों इंशाल्लाह टुडेज एजेंडा, ये मैं बता दूं ना जरा, टुडेज एजेंडा बच्चों, जिसमें हमने क्या करना है जी इंशाल्लाह एमसीक्यूज करने हैं जी, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, फिर मेरे भाई एनपीओ, ये दो तो मस्ट हैं, ये दो तो क्या हैं, कैश फ्लोज के हो गए तो बहुत अच्छी बात है, वरना कैश फ्लोज का लेक्चर आपको दे दिया जाएगा। एमसीक्यूज ओके मेरे भाई। सर रेशो की एंड ईपीएस, इनकी ना कुछ थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी पॉइंट है, 5-7 लाइंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी सरसरी सा ईपीएस की तो साथ पढ़ी हमने, रेशोज की जरूरत नहीं है, बस जो आपको बातें बताई आपने वही देखनी है। अच्छा इनकी ना थ्योरी है और इसमें एक कॉन्सेप्ट है विंडो ड्रेसिंग का, सही है, विंडो के सामने खड़े होकर, अच्छा इसमें कॉन्सेप्ट है विंडो ड्रेसिंग। अच्छा थ्योरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बच्चे सुनो सुनो, रेशोज में वर्किंग कैपिटल रेशो इन टाइम्स, इन क्या बच्चों, ये तो खैर 2 मिनट की बात है, ये मेरा ख्याल 5-7 मिनट की बात होगी, ये 10 मिनट की होगी मैक्सिमम। अच्छा उसके बाद जिस पर टाइम लगना है वो है बच्चों मिक्स स्टैंडर्ड के 2 क्वेश्चंस करने हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक है जी हड़प्पा लिमिटेड एंड एक क्वेश्चन है जी बड़ा कंप्रीहेंसिव, ये एक्सट्रैक्ट्स का सवाल है ये, और ये नोट बनाने वाला सवाल है। ठीक है जी, चले इंशाल्लाह शुरू करते हैं, जो रह गया कोई मसला नहीं है, वो इंशाल्लाह आपको लेक्चर दे दिया जाएगा। चलें अब आप आए जरा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के एमसीक्यूज। इस अटेम्प्ट में अगर मुझसे पूछा जाए सर सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज किस चैप्टर के हैं, रेशियोज एंड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, याद रखिएगा ओके बच्चों, बाकी भी इंपॉर्टेंट हैं, 3 कैटेगरीज बन जाएंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सीए में बच्चों ये कहना कि कोई चीज सीए में ये कैटेगरीज बनती है, ये बनता नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पता कोई नहीं होता जी। ले मेरे भाई अच्छा फिर उसके बाद एक बात याद रखिएगा, इसके बाद ना फिर हम इंशाल्लाह जब एक दफा सेशन एंड होता है ना तो फिर थोड़ा सा ना माइंड फ्रेश होता है, फिर क्या होता है जी, माइंड फ्रेश होता है, फिर बंदे को सोचने का टाइम मिलता है, अच्छा यार ये थोड़ी सी चीज है, ये थोड़ी सी नहीं लग रही है, ये भी बता दी जाए, ये भी बता दी जाए, ये क्वेश्चन यार इसको एक दफा ना रिवाइज करवाना चाहिए, वो फिर इंशाल्लाह कोई 3-4 घंटे की क्लास एक हम कर लेंगे। ठीक है जी, सही है ना मेरे भाई जी। जो नहीं आ सकेंगे कोई मसला नहीं है, वो क्या उसे कहते हैं नहीं, उनके लिए ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल होगा। ठीक है बच्चों, लें जी। Which of the following measurement bases are referred in board's conceptual framework? जी बच्चों जल्दी जल्दी शाबाश, आपने मुझे बताते जाना है जी, बताएं जी जल्दी जल्दी शाबाश, इसका जवाब बताएं। हमने पढ़ा था करंट कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, फेयर वैल्यू और बच्चों वैल्यू इन यूज जिसे प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं, तो जवाब बताइएगा शाबाश, बिस्मिल्लाह। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस मनी टर्म्स इज आल्सो रेफर्ड, मनी टर्म्स की बात कर रहे हैं, वेल डन। Which of the following concept measure profit in terms of increase productive capacity? शाबाश शाबाश, वेल डन वेल डन, आसान है इसके, कहता है जी which of the following is true about historical cost in times of profit overset होता है और assets, which of the following criteria need to be satisfied in order for an element to be recognized within the financial statement? कहता जी इट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट, जी सबसे पहले तो बच्चों वो एलिमेंट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, फिर ही उसे किताबों में रिकॉर्ड करेंगे ना,
इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द, जी बिल्कुल सही बात है। इट इज सर्टन, सर्टन नहीं होता, प्रोबेबल का लफ्ज होता है। सही है बच्चों, लव स्टैंडर्ड के गौर करने, इट इज प्रोबेबल होता है जी। द आइटम है द कॉस्ट और वैल्यू, एक बात यह है और इससे अच्छी बात है, आइटम है द कॉस्ट और वैल्यू दैट कैन बी रिलायबल मेजर्ड रिलायबली, ये ज्यादा अच्छी बात नहीं है। तो जवाब देख के बताइएगा जरा। 1 2 4 ठीक है, शाबाश। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस, जी इसमें 5-6 बातें हमने पढ़ी थी। टू असिस्ट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू असिस्ट जी बच्चों जी आईएफआरएस बनाने के लिए, इंप्लीमेंटेशन करने के लिए वो आईएएस बोर्ड को असिस्ट करता है, ऐसे ही है जी। अगर कोई बात स्पेसिफिक स्टैंडर्ड में नहीं है तो ये असिस्ट करता है, जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। टू असिस्ट बोर्ड, जी बिल्कुल जी, इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइन। कहता है टू असिस्ट ऑडिटर, बिल्कुल जी। ऑडिट किसके मुताबिक करना है जी, आईएफआरएस के मुताबिक ना, आईएफआरएस के मुताबिक किताबें बनी होंगी, उसके मुताबिक ऑडिट होगा। टू असिस्ट इन डिटरमिनिंग द ट्रीटमेंट ऑफ आइटम नॉट कवर्ड बाय एन एग्जिस्टिंग आईएफआरएस, जी। टू बी अथॉरिटेटिव व्हेन स्पेसिफिक आईएफआरएस कॉन्फ्लिक्ट्स विद द कॉन्सेप्चुअल। टू बी अथॉरिटेटिव का मतलब है जी जब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, तो बच्चों आपको बताया था ना स्पेसिफिक प्रोविजन परवेल करती है जनरल पे, तो नॉट का मतलब ये, फिर इसका मतलब है यही सही है। डन। 7 विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कहता है स्किल्ड एंड एफिशिएंट वर्कफोर्स विच हैज बीन वेरी एक्सपेंसिव टू ट्रेन, नहीं बच्चों ये तो नहीं होता ना एसेट। A highly lucrative contract signed during the year which is due to commence shortly after, नहीं अभी तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं हुए ना, पता नहीं किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है जी, कंट्रोल ऑनरशिप नहीं है ना। कहता है गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू द परचेज ऑफ एन आइटम, कहता जी सेवरल इयर्स अगो विच हैज बीन रिमेनिंग लाइफ ऑफ, नहीं ये एसेट थोड़ी होगा बच्चों, एसेट तो नहीं होगा ये, तो कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, और डेफर्ड ग्रांट फिर डेबिट होगी और इनकम क्रेडिट नहीं। अच्छा ये ना थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, फैक्टर का कॉन्सेप्ट आपने शायद I2B में पढ़ा हो। फैक्टरिंग ये क्या होता है जी, किताबों में रिसीवेबल्स आ रहे हैं 100 के, कितने के बच्चों, 100 रुपए के। आप क्या कहते हैं जी, आप ना किसी कंपनी की जिम्मेदारी लगाते हैं, आप कहते हैं जी ये देखें 100 रुपए के हमारे रिसीवेबल हैं, आप हमें दे दें 80 रुपीज 90 रुपीज, और इन लोगों से खुद रिकवरी कर लें आप। उनकी जो स्पेशलाइजेशन होती है ना फैक्टरिंग कंपनी वालों की, वो स्पेशलाइजेशन ही रिकवरी करना होती है। आप कहते हैं सर आप इनसे 150 रुपया ले लें, 100 ले लें, 70 ले लें, 60 ले लें, ये आपका सर दर्द है, आप हमें दे दें 80 रुपीज। कितने दे दें बच्चों जी, हमने अब उनसे लेने हैं पैसे, किससे, ओरिजिनल जो हमारा कस्टमर है उससे नहीं, हमने किसके हवाले कर दिया बच्चों, हमने फैक्टरिंग के हवाले कर दिया कि इनसे पैसे आपने लेने हैं, इनसे पैसे आपने लेने हैं, हमने नहीं लेने, इनसे पैसे आपने लेने हैं। हमने फिर किससे पैसे लेने हैं, फैक्टरिंग वालों से। किससे बच्चों, अब बात समझ आई है। मिसाल के तौर पे मैंने जी आपने सेल की मिस्टर ए को, बी को, सी को, और आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बच्चों, अब आपने एबीसी से पैसे लेने हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी थर्ड पार्टी से जो कि स्पेशलाइज है बच्चों लोगों से पैसा इकट्ठा करने में, यानी जो रिसीवेबल है उसकी रिकवरी में। आपने उस रिकवरी करने वाली कंपनी से क्या कर लिया बच्चों, एग्रीमेंट। आपने कहा देखें यार मैं इस झंझट में नहीं पड़ सकता कि लोगों से पैसे इकट्ठे करूं, मैंने इनसे 90 रुपए लेने हैं 90, आप मुझे 90 रिकवर करके देते, मैं 10 रुपए आपकी फी दे दूंगा, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, या फिर आप मुझे आज 75 दे दे, बाकी आप रख लीजिएगा, ये कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। भाई बात समझ आई, आगे मेरे भाई अरसलान बात समझ। इससे कहते हैं फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट भाई, बाकी इसकी जो डिटेल है ना वो शायद आप एमएफए में पढ़े, शायद नहीं तो बीएफडी में, बीएफडी में मेरा ख्याल, बीएफडी में से भी ये कॉन्सेप्ट खैर निकल गया, पहले होता था, बहरहाल शायद कहीं ना कहीं पढ़ी नहीं। ए रिसीवेबल फ्रॉम अ कस्टमर विच हैज बीन सोल्ड, कहता आपने ये राइट्स किसको दे दिए बच्चों, वो फैक्टरिंग कंपनी को, टू अ फाइनेंस कंपनी। द फाइनेंस कंपनी हैड अ फुल रिकॉर्स टू द एंटिटी फॉर एनी लॉसेस। जी मेरे भाई बात सुने, आपका तो रिसीवेबल है ना, आपने बेशक फैक्टरिंग कंपनी वालों को ये पैसे दे दिए, और सॉरी उनके हवाले कर दिए, लेकिन मेरे भाई आपने उनसे तो पैसे लेने हैं ना फैक्टरिंग वालों से, और भाई बात समझे हो, तो ये जब रिसीवेबल, ओके बच्चों, ये आपका एसेट है। क्या है बच्चों, भाई बात समझ आई जी हाँ जी, थर्ड पार्टी आ गई ना, उनका काम ही होता है रिकवरी करना। क्या करना,
बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने रिसीवेबल को आउटसोर्स किया होता है। क्या किया होता है जी? आउटसोर्स किया। इसे कहते हैं जी फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट। किसे कहते हैं जी? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिसिज्म डू नॉट अप्लाई टू हिस्टोरिकल कॉस्ट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइस, जब प्राइसेस बढ़ती हैं। कहता था कि दे कंटेन मिक्स वैल्यू, सम आइटम्स आर करंट एंड सम आर आउट ऑफ डेटेड। ये बात सही है। जो परचेज होगी बच्चों वो आपकी क्या होगी बच्चों? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। सेल तो आज की ना, वो तो आज की अमाउंट आपने रिकवर की। ये बात सही है। ये इंपॉर्टेंट है बात, ये वाली मिक्स वैल्यू। इसमें मिक्स वैल्यूज होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? इसीलिए तो हम कहते हैं जी एसेट अंडरस्टेटेड और प्रॉफिट ओवरस्टेटेड। सेल आपने आज वाली अमाउंट की रिकॉर्ड की, परचेज आपने पुरानी अमाउंट पे रिकॉर्ड की है। कहता दे आर डिफिकल्ट टू वेरीफाई ट्रांजैक्शन कुड हैव बीन हैपेंड मेनी इयर्स अगो। नहीं, ये बात तो गलत नहीं है। हिस्टोरिकल कॉस्ट में हम आज तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल कॉस्ट के मुताबिक बनाते आए हैं। क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट में हमें ये पता नहीं चलता भाई कि 2-3 साल पहले हमने क्या ट्रांजैक्शन की है? भाई पता होता है ना, उसी से तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। तो ये बात क्या है मेरे भाई? गलत है। क्या है? वो ये कहना चाह रहे हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट के मुताबिक अगर अकाउंटिंग की जाए तो हमें ट्रांजैक्शन की ट्रेल ही नहीं पता होगी। भाई क्यों नहीं पता होगी? पता होगी। और भाई बात समझे हो? दे अंडरस्टेड एसेट्स एंड ओवरस्टेड प्रॉफिट। ये सही है। कहता नहीं दे ओवरस्टेड गेयरिंग इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। इनकी इक्विटी कम, इनकी इक्विटी क्या होगी बच्चों? दे ओवरस्टेड गेयरिंग। ओवरस्टेड का मतलब क्या होता है जी? ज्यादा। गेयरिंग क्या होगी बच्चों? इनकी ज्यादा होगी। गेयरिंग का मतलब क्या होता है? डेट टू इक्विटी रेशियो। इस तरह की बात है। किस तरह ज्यादा होगी? कोई लॉजिकली बता सकते हैं? आप देखे मेरी बात सुने, देखे मेरी बात सुने। अब मेरे मासूम दोस्तों, नहीं, ये कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपने ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। एसेट्स, बोले शाबाश, बराबर होते हैं। ठीक है, इक्विटी ने इसके अंदर आना, ये कम होगी, मैं मानता हूं। आपके एसेट्स क्या होंगे? बोलो शाबाश। अंडरस्टेट होंगे। जब आपके एसेट्स अंडरस्टेट होते हैं तो मुझे बताएं फिर शाबाश, ये कम है तो बताएं क्या होगा? इंपैक्ट क्या आएगा? नेट एसेट्स क्या होंगे आपके? वो क्या होंगे बच्चों? जी बोले शाबाश। नेट एसेट्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, 10 6 + 4। ओके बच्चों। अब जी ये कहता है जी एसेट आपके क्या है? नहीं अंडर से। अच्छा, गेयरिंग रेशियो पहले लिख लेते हैं। डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं जी 60 का। रेशियोज के लेक्चर लिए आपने? ये कितना आ रहा था? 60% ना जी। हम क्या करते हैं जी? हम कहते हैं जी ये 60 ही रहा डेट। ये मेरे भाई आप ले जाए 50 पे। बताइएगा जी प्लीज। नीचे वाला ज्यादा तो रेशो, ठीक है। अब बात समझे हो? इससे क्या पता चल रहा है जी? बोले साहब, इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है जी गेयरिंग कम हो रही है। क्या हो रही है बच्चों? और इधर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जी दे ओवरस्टेड गेयरिंग इन द स्टेटमेंट ऑफ। ओवरस्टेड का मतलब है गेयरिंग का ज्यादा होना। लेकिन इधर से तो मेरा ख्याल है जी ये क्या पता चल रहा है जी? कम हो रही है। अब हम क्या करते हैं जी? हम अपने जो है ना मेरे मासूम दोस्तों, इसको कम करते हैं। अब बताएं, अब ये बढ़ेगी। जब नीचे वाला कम तो बच्चों रेशियो क्या हो जाएगी? बोलो शाबाश जल्दी। 60 67 66.67। अब इधर बात सुननी है गौर से। जो आपका डेट होता है, डेट, जो आपका डेट है, क्या है बच्चों? ये तो आपका आज की अमाउंट, आपने जितने का डेट लिया उस अमाउंट पे नहीं पड़ा होगा, उस अमाउंट पे पड़ा होगा ना। अच्छा मेरे भाई, लेकिन इक्विटी के अंदर मिक्स वैल्यूज आ रही होंगी। क्या आ रही होंगी? इक्विटी के अंदर क्या आ रही होंगी? मिक्स वैल्यूज। अब ये जो डेट है ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे पड़ा है। किस पे पड़ा है? अब जब इक्विटी आपकी जो है, जब आप कहते हैं प्रॉफिट ओवर स्टेट हो रहा है, क्या हो रहा है? जब आपका प्रॉफिट ओवर स्टेट होता है तो ये क्या होता है? हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसे ही है ना। हालांकि इसके अंदर मिक्स वैल्यूज आ रही हैं और इसके अंदर क्या है? मेरा ख्याल है हिस्टोरिकल चीजें आ रही हैं। क्या आ रही हैं? अगर इसको भी देखा जाए 2-3 साल के बाद, इसको भी देखा जाए तो बच्चों मुझे बताएं, इसने भी बढ़ना नहीं था? बताएं शाबाश, इसने भी बढ़ना था ना। ये कम अमाउंट पे नहीं पड़ा हुआ। ऐसे ही है ना। लाइबिलिटीज आपकी जो डेट्स हैं, जो ऑब्लिगेशंस हैं, जी जी
हाँ रहेंगी सेम, लेकिन क्या उसका नाम है फेयर वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट इधर लेके आए आप लोग, फेयर वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट लेके आए। मुझे बताएं आपकी लायबिलिटीज अगर आप करंट आज के हालात के मुताबिक कंपैरिजन करें तो मुझे बताएं आपकी लायबिलिटीज भी तो फिर ज्यादा होंगी ना। सही है, वो तो पुराना आपका क्या है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है वो तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आज उस लायबिलिटी के अंदर एंटर हो तो मेरा ख्याल है इंटरेस्ट कॉस्ट भी ज्यादा होगी। सही है बच्चों। बैंक, आपको पता है काइबर का कॉन्सेप्ट आपने शायद पढ़ा होगा, इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी के अंदर। मुझे बताएं बच्चों काइबर शाइबर इस तरह की चीजें, पता है काइबर का इंटरेस्ट कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट बच्चों इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने। इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह ज्यादा नहीं हो रही होती है ना भाई। अच्छा, अब इन सारी वजूहात की वजह से मेरे भाई होता असल में क्या है, आपका जो डेट है ये क्या होता है बच्चों, कम होता है। क्या होता है बच्चों, जिस वजह से मेरे मासूम दोस्तों फेयर वैल्यू पे चीजें नहीं आ रही होती, और आपकी गियरिंग क्या होती है बच्चों, ओवर स्टेटेड होती है। क्या होती है, ये रेशियो ज्यादा नजर आ रही होती है। क्या आ रही होती है बच्चों। अच्छा, अब इसको ना बस इस तरह हाईलाइट करके क्रैम कर लें। क्या कर लें बच्चों, लिखें जी, इन हिस्टोरिकल इन हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस, जिधर आपने वो लिखा था ना प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड और उसके अलावा एसेट्स विल बी अंडरस्टेटेड, उधर ही लिख लें बच्चों। इन उसके साथ ही लिख लें, ये दो तीन बातें याद करनी है। इन हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस, इन हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस, इन हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस gearing level will be overstated। gearing level will be बच्चों, gearing level will be overstated। gearing आपकी ज्यादा नजर आ रही होती है। सही है बच्चों, हालांकि आपने इतनी अमाउंट का आपका डेट होता नहीं है, आपकी रिटेन अर्निंग्स कम हो रही होती हैं। बच्चे बात समझे हैं जी, ओवरऑल आपके नेट एसेट्स कम है, गेयरिंग आपकी ज्यादा है। अच्छा जी, ठीक है, हाँ दोनों, बस छोड़ो डिफ्लेशन इन्फ्लेशन को छोड़ो बस, ठीक है, बस छोड़ें इस बात को, इसको याद कर लो इस बात को बस। सही है, अच्छा बस ठीक है, इसको याद कर लें, बस ठीक है, इसको याद कर लें इस बात को बस, वरना वो नेट एसेट के साथ लिंक के दिए वो सारी चीजें फिर अभी टाइम कंज्यूमिंग है। क्या था, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस रियल टर्म्स, ये आपको पता है जी, बताने की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट परचेज ये पढ़ा था हमने भाई, देखे ना, जितना इन्फ्लेशन रेट है उतनी रेट से ही आप बना रहे, उतनी रेट से ही आप बढ़ा रहे हैं ना परचेजेस को। ऐसे ही है बच्चों, आप इन्फ्लेशन रेट से ही बढ़ा रहे हो ना जी। क्या था, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस आल्सो रेफर्ड, जल्दी बताना है बच्चों, शाबाश। कल हमने इसका पास पेपर का वो क्वेश्चन भी किया था ना, जिसमें बच्चों करंट कॉस्ट थी 45,000, आपने जो परचेज की वो 35,000 रुपया थी, याद है भाई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नो एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन इज कंसीडर जी, ये नहीं। क्या था, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट इज मेड ऑन जनरल रेट, किसमें, क्या था किसमें स्पेसिफिक रेट पे होती है जी। क्या था, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस इज लाइकली टू बी मोस्ट रेलिवेंट, बताओ बच्चों, इन्वेस्टर्स नजफ, अच्छा मैंने फिजिकल बोला, सॉरी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए, फिजिकल मैनेजर्स और एम्प्लॉयज के लिए। हाँ ये आगे क्वेश्चन आ गया ना, क्या था, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस इज लाइकली टू बी मोस्ट रेलिवेंट। सही है मेरे भाई। अच्छा, अब ये ना आपकी प्रैक्टिस होने लगी है मजीद, अब देखिएगा ये प्रैक्टिस होने लगी है आपकी। अब आपको वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कौन से वाला भला, कि वो जो रेट लगता है वो ओपनिंग फंड्स पे लगता है, फंड कह रहा हूं, ओपनिंग कैपिटल पे लगता है। अब बच्चों देखो, आपके पास प्रॉफिट है, क्या है बच्चों, प्रॉफिट है, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, आपके पास प्रॉफिट आ गया। अब मेरे मासूम दोस्तों, अगर तो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस है तो ये प्रॉफिट ठीक है, कुछ ना करो इसको। अगर मेरे भाई फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस और है रियल टर्म्स, अब याद रखना कल वाली एग्जांपल के मुताबिक हमने 500 की एडजस्टमेंट की थी ना भाई, हमारा 500 से प्रॉफिट कम हुआ था जनरल रेट, और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में मेरे ख्याल 10% से हमने एडजस्टमेंट की थी, और याद है। अब ये पढ़िएगा, क्या था, हाउ मच प्रॉफिट शुड बी रिकॉर्डेड फॉर 2019 अंडर फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, अब उसमें दो चीजें ना देखते हैं, हिस्टोरिकल है क्या है। क्या था, प्रॉफिट 3,50,000 का बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल,
तो मेरा ख्याल है जी जितना प्रॉफिट है उतना ही रहेगा, कोई एडजस्टमेंट 3,50,000 डन मेरे भाई, और डन है। अगला क्वेश्चन है मेरे मासूम दोस्तों, कहता जी इसमें आई, कहता जी अंडर, इधर मनी था ना, मनी फाइनेंशियल, सही है बच्चों, मनी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, इधर है रियल कैपिटल मेंटेनेंस, इधर क्या है बच्चों, इसमें मुझे बताएं प्रॉफिट आपका कम होगा, इसका तरीका ये होता है पहले प्रॉफिट लिखें, इसमें से माइनस करो बच्चों, ये है ओपनिंग कैपिटल, क्या है बच्चों, कितना कम होगा भाई, 5% से, कितने से मेरे भाई जी, कितना, सही है ना, तो ये मेरा ख्याल आएगा 3 लाख पूरा, और डन है सर जी, डन है भाई, और डन है बच्चों, और डन है सर। इसमें उसने ना असल में हमें सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल दी नहीं है ना बच्चों, उसने डायरेक्ट प्रॉफिट दिया है, क्या दिया है, डायरेक्ट प्रॉफिट है, क्या है बच्चों, डायरेक्ट प्रॉफिट है चांद, और बात समझियो। अच्छा एक बात तो बताएं बच्चों, एक बात बताएं, एक बात तो बताएं, इधर देखें, मुझे एक चीज याद आ गई, अगर उसने मेरे मासूम दोस्तों ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया, कहता जी नेट प्रॉफिट है, क्या है बच्चों, 100 रुपए का, कितने का बच्चों, मैं एज्यूम करता हूं नेट प्रॉफिट आ गया ना, मैं एज्यूम करता जी कंपनी का सवाल है तो डिविडेंड आ जाएगा, या ड्राइंग्स, जो भी है, इंडिविजुअल का क्वेश्चन है तो ड्राइंग्स आती हैं इधर, अब बात समझ आती है बच्चों। और अगर कंपनी का सवाल है तो वो डिविडेंड आएगा, लेकिन वो रिटेन अर्निंग से माइनस होगा। इंडिविजुअल क्वेश्चन में ड्राइंग्स आ गई 20 रुपए की, कितने की, और कहता है जी क्लोजिंग कैपिटल है हमारे पास 1,000 का, कितने का, उसने ना मेरे चांद हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया क्वेश्चन में, बताएं आप क्या करें भाई। देखो आपने जो रेट निकालना है मेरे भाई, रेट हमेशा ओपनिंग पे लगाना है, याद रखिएगा। अब आप कैसे बैलेंस निकालेंगे, इक्वेशन बना ले, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग इज इक्वल टू ये, सही है जी। अब ओपनिंग नहीं है, रिवर्स कर लो इन सबको, या इक्वेशन की फॉर्म दे दो इसे, जो 1000 में 20 के ऐड होंगे -100 हो जाएंगे जी, है। अब आप प्लीज मेंटली तैयार रहिएगा, ये मेरे जहन में इस तरह बात आ गई, अभी ये आया तो नहीं है इस तरह, लेकिन चांद आपको क्लोजिंग कैपिटल देके, देखो आई कैप ना इस चैप्टर में से ना, अब क्या उसका नाम है, मेरा ख्याल है शायद वो कोई एमसीक्यूज बनाए। अब देखो इस तरह के एमसीक्यूज हैं किताब के अंदर, इस तरह की तरफ का कोई एमसीक्यूज नहीं है, तो भैया ट्विस्ट दे सकता है ना आई कैप, कोई नया थोड़ा सा नया ट्विस्ट आ जाए थोड़ा सा, तो आप तैयार रहिएगा बच्चों इसके लिए। और ठीक है चांद, और सही है मेरे भाई जी, हाँ जी, फ्रेश फीलिंग जी, हाँ 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 हाँ, ले आ जाओ। अच्छा जी आगे मेरे भाई कहता, हाउ मच प्रॉफिट शुड बी रिकॉर्डेड अंडर फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट। आप हुए थे कल, नाश्ते का करना हाँ काफी हो गया, दो और वो चले देने पड़ सकते। अच्छा जी भाई इधर देखो गुड्डू, ओए गुड्डू साथ ही बातों को लग पड़ते हो। कहता अंडर फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट, इसमें मेरे भाई प्रॉफिट देखे कितने हैं, 3,50,000, 3,50,000 ना, इसमें से माइनस आपने करना, लेकिन अब देखें, अब आप देखें 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय कितना, वेल डन वेल डन वेल डन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई कैप को पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा पसंद है, रिपीट करता है ये, याद रखिएगा। ओके बच्चों, अच्छा हाँ मुझे याद आ गया, सेम उसने सवाल दिया पिछली अटेम्प्ट में, हाँ एमसीक्यू में, और उसने किया क्या, असल में ना बच्चे ना ऐसे थल्ली में चाहते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन रीड नहीं करते।
नॉर्मली स्पेसिफिक रेट ज्यादा होता है जनरल रेट से। ओ आए जना टाके बम चलाए भाई, जल्दी आना। अच्छा भाई उसने क्या किया, ट्विस्ट दिया क्वेश्चन में, उसने स्पेसिफिक कम करके जनरल दे दिया। बच्चों के ज़हन में यही था कि हमने 4-5 सवाल जो किए हैं, जो किताब में थे चेपे हैं, वो जी स्पेसिफिक ज्यादा था। उसने ताड़ करके भैया उन्होंने क्या किया, स्पेसिफिक रेट जो था बच्चों वो क्या था, बोलो शाबाश जी, वो कम था, जनरल ज्यादा था। और सही है। और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस का मेरा ख्याल कॉन्सेप्ट था, उन्होंने जनरल वाला रेट लगा दिया। तो भाई लिहाजा, और 2 नंबर का सवाल था शायद, गौर से चीजों को पढ़ते हैं, क्या करते हैं बच्चों जी। इधर आए मेरे भाई, कहता व्हाट, ये हमने प्रैक्टिस की है इसकी भी। कहता व्हाट इज द करेक्ट कैरिंग अमाउंट टू बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 सितंबर 2014 अंडर हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग, अंडर हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। जी बच्चों अब इधर देखिएगा जरा, ये बच्चों हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग में एसेट की कॉस्ट कितनी है, अपने वाले की 5 लाख, लेस क्या करना है बच्चों, देखो रेजिडुअल वैल्यू तो नहीं है क्या था जी, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू 10% ऑफ इट्स कॉस्ट, कितना बना, डिवाइडेड बाय, कहता जी 13 और 14 2 साल, कहता जी डेप्रिशिएट होना है 5 सालों की बेसिस पे, डिवाइडेड बाय, तो 2 साल गुजरे हैं, देख लें आप, 30 सितंबर 14 पे पूछ रहे हैं ना, तो 30 सितंबर 2013 और 14 2 साल जी, कितना बच्चों 1, तो कितना आया बच्चों, ओके सर। ये सॉल्यूशन किसका है बोलिएगा, इसके आगे है 20 और वो है करंट कॉस्ट। अब आपने ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना है वो वाला, ये देखें, कहता जी अब आपने यही बात बतानी है करंट कॉस्ट के लिए। तो बच्चों याद रखना करंट कॉस्ट के लिए अपने वाला जो एसेट है वो रेलिवेंट नहीं है, बल्कि कहता एज एट 30 सितंबर 14 करंट, आज के उस सिमिलर एसेट की कॉस्ट, कहता मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्लांट स्टिल मेक्स द सेम आइटम एंड इट्स करंट कॉस्ट कितनी बच्चों, अब बच्चों क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी उसी वाले की को बेस बना के निकालनी है, लाइक विद लाइक कंपैरिजन करते हैं हमेशा। उसमें डेप्रिसिएशन रेजिडुअल वैल्यू 10% करेंगे तो 60,000 आएगी, डिवाइडेड बाय, जब आपने कॉस्ट इसकी ली है तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी लाइक विद लाइक कंपैरिजन के लिए यही होगी ना, हाँ जी है, हाँ जी आइए बच्चों, ये पहले भी क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन पहले भी किया था, तुम्हें याद हो के ना याद हो, किसी को नहीं याद कुछ जी, ओके भाई ले जी। अच्छा सॉरी, इधर मुझे जवाब लिखवाए ना, इधर जवाब लिखवाओ ना, ऊपर वाले पे, नीचे वाले पे ले जी। अच्छा अब ये मैंने आपसे अर्ज की थी, मैंने कहा था याद करो चीजें, आपको समरी बना के दी थी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की, कहता था आईएएसबी फ्रेमवर्क आइडेंटिफाइड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, दूर चीजें नहीं होती इसमें मेरा ख्याल है जी, मेरा ख्याल, अच्छा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में ये होता है, उसके बाद जी इसको एनहेंस करने के लिए आगे 4 चीजें हैं, याद है आपको, मेरा ख्याल रेलिवेंस और फेथफुल होगा, जवाब बताएं ये आगे, कहता आईएसपी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आइडेंटिफाइज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विच टू ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट फंडामेंटल क्वालिटेटिव। अभी जो सवाल उसने पूछा, कहता इसमें बताएं जो नहीं है, रेलिवेंस और फेथफुल है, रिलायबिलिटी कंपैरेबिलिटी नहीं है, वो किस में होता है, इनहैंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की इनहैंसमेंट कब होती है जी, इंफॉर्मेशन को ज्यादा बेहतर तरीके से कब इस्तेमाल किया जा सकता, जब उसमें 4 शर्तें पाई जाए। इसके अंदर ये 2 होती हैं, मेरा ख्याल 2 आ जाएंगी, टाइमलीनेस और अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं है ना जी, ले मेरे भाई जी, ये वाला दोबारा कर दें, ये पास्ट पेपर में आया था जी, ये कहता हाउ मच प्रॉफिट शुड बी रिकॉर्डेड अंडर रियल कैपिटल मेंटेनेंस जी, तो प्रॉफिट है मेरे भाई कितना 480,000,
अगर इस तरह नहीं समझ आता ना आपको, इस तरह भी किया जा सकता है, ये प्रॉफिट है इसमें से लेस कर दें, इस तरह भी किया जा सकता है, लेस एडजस्टमेंट, इस तरह भी किया जा सकता है। सॉरी 11 लाख कैपिटल है जी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह का सवाल वो दे चुका है कि आपका एग्जामिनर, अब क्लोजिंग दे के ओपनिंग निकलवाया जा सकता है आपसे। 11 लाख, हाँ कितना जी, ओके जी, ये 12% मेरा ख्याल जनरल होगा ना, जनरल लिखवाया ना, 15% स्पेसिफिक था। ओके बच्चों, क्या था, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन, यार ये तो रिपीट हुआ है। अच्छा देखिए चीजें रिपीट होती हैं, आप देख रहे हैं पास पेपर्स के सवाल है आगे। अच्छा एक बात याद रखना बच्चों, आप ना उधर जाइएगा प्लीज, जिधर हमने वो करंट कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, उसके बाद फेयर वैल्यू, उसके बाद मेरे भाई वैल्यू इन यूज और फुलफिलमेंट वैल्यू। अब एक बात याद रखना, मुझे इस दिन शायद मेरा ख्याल है मुझे बताना याद नहीं रहा आपको, जिसमें वैल्यू इन यूज और फुलफिलमेंट आ रहा था ना, तो किसी ने सवाल पूछा था सर ये दोनों एक ही चीज के नाम है, आपने पूछा था सवाल, याद रखना बच्चों। हमेशा याद रखिएगा, जो लफ्ज है ना बच्चों, जो लफ्ज है वैल्यू इन यूज का, ये मेजरमेंट बेसिस है एसेट के लिए, लायबिलिटी के लिए फुलफिलमेंट वैल्यू का लफ्ज इस्तेमाल होता है। किसका लफ्ज इस्तेमाल होता है, ये लिख लें शाबाश। उस दिन क्या उसका नाम है, जल्दी जल्दी में शायद कुछ टाइम की कमी थी, आगे सर का लेक्चर था शायद, ये पता नहीं क्या था, तो मैंने कहा था अच्छा बस बस ठीक है, क्योंकि वो लफ्ज आना था एमसीक्यू में, मुझे याद था, मैंने कहा बता दूंगा बाद में इनको जी। मेजरमेंट बेसिस एसेट की जो है ना मेरे चांद, उसमें क्या आता है बच्चों, हिस्टोरिकल कॉस्ट आती है, करंट कॉस्ट आती है, फेयर वैल्यू आती है, फेयर वैल्यू तो लायबिलिटी के लिए भी है ना खैर। अच्छा, और वैल्यू इन यूज, ये चीजें होती हैं लायबिलिटी के लिए। बच्चों फुलफिलमेंट वैल्यू, वो जो दूसरा लफ्ज नहीं लिखा वैल्यू इन यूज में, वो फुलफिलमेंट वैल्यू, ये ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है। अब मुझे जवाब बता दीजिएगा, उसे वो बड़ा तेज है, अगर कहता नाम बता दें मेजरमेंट बेसिस कैसी होती है, एसेट को स्पेसिफाई ना करता तो ये ऑल आर करेक्ट होते। फिर ये एसेट्स, बच्चे शायद इससे धोखा खा गए हो, कंफ्यूज हो गए हो ना जी। फुलफिलमेंट वैल्यू असल में होता है बच्चों वो वाली अमाउंट जो आपने अपनी कॉन्ट्रैक्ट को मीट करने के लिए पूरी करनी होती है। इसे कहते हैं ऑब्लिगेशन वाली अमाउंट। कौन से वाली अमाउंट बच्चों, ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी वाली अमाउंट, जितने की चीज दी इस तरह की बात होगी ना, और ठीक है ले जी। अच्छा वो पता नहीं इसको इतना पसंद क्यों ये वाले न्यूमेरिकल्स, पास पेपर में फिर आ गया। हाउ मच प्रॉफिट शुड बी रिकॉर्डेड अंडर फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, ये प्रॉफिट है बच्चों। अच्छा मुझे आप मशवरा दें जरा, ये वाला फॉर्मेट ज्यादा अच्छा है या ऊपर वाला जो किया मैंने, है ना ये वाला ना, मुझे भी यही अच्छा लग रहा है जी, ये वाला ज्यादा अच्छा है ना, एक फॉर्मेट है ये, आप भी इसी तरह ही कर लीजिएगा। फिर प्रॉफिट बच्चों, चूंकि वो सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल भी ऐसी बनाई थी ना, तो किसी बच्चे के जहन में आ सकता है कि सर इधर क्या करवा रहे हैं आप जी। अब ये समझे ना, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ये जवाब आ गया। पहले हमने सेल कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट की थी, वो नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेंगी तो प्रॉफिट कम ही होगा ना मेरे चांद। लेस बच्चों क्या एडजस्टमेंट, क्या बच्चों। अच्छा अब ये क्या है बच्चों, अच्छा इधर देखना, मैं आपको बताऊं बच्चे गलती क्या करेंगे। जुहेब इधर देखो भाई, बच्चे गलती क्या करेंगे, बच्चे 5,50,000 पर रेट लगाएंगे, इस तरह नहीं करना। ये मैं आपको साथ साथ ना कॉमन मिस्टेक्स बता रहा हूं, जो आई कैप अपने एग्जामिनर कमेंट्स में भी लिखता है कभी कभार, उस पर फिर माइंड करता है कि यार बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं आता कि रेट किस पे लगना है। ये चीजें होती हैं आई कैप के एग्जामिनर को जो इरिटेट करती हैं जी। ये मेरे भाई 15 लाख ओपनिंग कैपिटल है। अब फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में मेरा ख्याल है स्पेसिफिक कितना है, 15। इसकी मेरा ख्याल है प्रैक्टिस आपकी अब होगी काफी, 15 है ना जी। कितना कितना, ओके जी डन। आगे कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज नॉट एन आईएफआरएस, हाँ ठीक है, एंड नथिंग इन द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ओवरराइड्स एनी, ये बात तो सही है। कहता कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जनरल गाइडलाइन है, ये ओवरराइड नहीं करता जी।
One of the purpose of the conceptual framework is to assist IASB to develop IFRS that are based on, जी ये बात भी सही है, which two of the following characteristics are considered fundamental qualitative characteristics, अब तो याद होने चाहिए, हो जाने चाहिए, ठीक है, चले जी, ओके बच्चों, इतनी थी ना किताब में, हैं 3 और, फिर मुझे किताब ही दे दें आप, 3 और भी हैं, वो फिर इधर नहीं है तो वो फिर किताब दे दें, मैं करवा देता हूँ, वो फिर मेरे पास शायद पुराने वाले हैं, याद नहीं रहा ना मुझे। अच्छा जी, पहले 31 वाले पे आ जाओ, 31 वाले पे आ जाओ बच्चों, है 3 और भी हैं, इधर इधर कितने तक हैं, अच्छा 28 तक थे, ओके ओके, अच्छा आप 31 पे आए, कहता जी प्रॉफिट बताएं अंडर द फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट, बताएं बच्चों, ये देखो बार बार रिपीट करता है, ये पता नहीं इसे क्यों इतनी ज्यादा पसंद एमसीक्यू नहीं है। प्रॉफिट 7 लाख है भाई, ओपनिंग कैपिटल 2 मिलियन है, अब ये कर लोगे ना आप खुद स्पेसिफिक, हाँ ये मैं कह रहा था, मुझे याद अच्छी तरह कि एक दफा आया था एक क्वेश्चन ये, जी वो उस किताब में नहीं है लेकिन मुझे याद पड़ता था, कहीं ना कहीं करवाया है ये जी। बच्चों अब देखो इधर उसने चकमा दिया, आई क्या एग्जामिनर ना थोड़ा सा चेंज करता जरूर है चीज को, इधर देखो स्पेसिफिक कितना है भैया 12% और 21% क्या है, बच्चों ने स्पेसिफिक को देखा, उनका स्पेसिफिक ज्यादा ही होता है नॉर्मली, ताड़ करके 21% लगाया होगा, हालांकि कितना लगाना था, और ठीक है बच्चों जी, सही है सुहेब, इधर आए जी, तो जवाब इसका मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, 460 होगा, सोल्यूशन से देख के बता रहा हूं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, relevance and faithful representation are two fundamental qualities that make accounting, यार ये सही है बच्चों। आगे, comparability is an enhancing, या इसके अंदर आता है that quality that make accounting information useful, बच्चों इसमें तो 3 और चीजें भी आती है ना, एक दफा बता दो याद हो जाएगा, timeliness, understandability, verifiability। आगे जी, कहता which of the following is not included in conceptual framework, ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये तो है ना, कहता जी सी पढ़ लें पहले, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने पढ़े तो थे बच्चों, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल फाइनेंशियल ये भी पढ़ा था, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ, नहीं ये नहीं बताता, ये नहीं, ये स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं देता, वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बननी हर स्टैंडर्ड अपनी अपनी बात करेगा ना, ले मेरे चांद भाई ये ओके बच्चों जी जी एक ही, अच्छा मैं आपसे, इधर मेरी बात सुने बच्चों, मेरी बात सुने, भाई कह रहे हैं सर एक ही अटेम्प्ट में 3 एमसीक्यू, उसकी रीजन है, मैंने आपसे अर्ज की थी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से नॉर्मली 3, 4, 5, 6 नंबर तक का सवाल बनता है, पिछली दफा उसने एक सवाल बनाया था इसमें थे 6 नंबर का, तो नॉर्मली आई कि आपका पास में तो ट्रेंड यही रहा, या तो वो कोई न्यूमेरिकल सवाल बना देता है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस इस तरह का, या फिर वो ट्रू फॉल्स पूछ लेता है, 5-6 नंबर के, 7 नंबर के भी एक दफा पूछे हैं, या फिर बच्चों जिस तरह इस दफा उसने एक सवाल दिया था रिटन अटेम्प्ट में, वो सीधा सीधा था एसेट लायबिलिटी वाला। अच्छा जी मेरे मासूम दोस्तों, अगर ऐसा नहीं करता तो फिर 3-4 नंबर के या 2-3 नंबर के एमसीक्यूज पूछ लेता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के एमसीक्यूज इस अटेम्प्ट के लिए क्या है बच्चों, सेपरेट सवाल ना आया तो छोड़ना तो उसने नहीं है, वो फिर 2-4 नंबर के या 3 नंबर के या 2 नंबर के आपसे एमसीक्यूज पूछ लेगा, डन। जिस तरह इस अटेम्प्ट में सवाल नहीं आया था मुझे याद अच्छी तरह, अभी जो 3 मैंने डिस्कस नहीं किए, हाँ इसमें स्प्रिंग 24 होगा ना, ये स्प्रिंग 24 में इसका क्वेश्चन नहीं आया था, पिछली अटेम्प्ट में सवाल नहीं था, उसने 3-4 नंबर मेरा ख्याल पूरे कर लिए, किधर से, एमसीक्यू से, डन। चलें अब आप ऐसे करें बच्चों, अब हम एनपीओ के एमसीक्यूज कर लेते हैं, किसके बच्चों, एनपीओ के। आए जी, आ जाओ शाबाश, एनपीओ एंड पे होगा मेरे भाई, आगे सब कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कंसिडर्ड एनपीओ, आप बता दें बच्चों, ये तो सीधे साधे हैं, एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन इनकम ऑफ एन एनपीओ गिव राइज टू अ, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, एन एडवांस रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन बाय लायबिलिटी कहते हैं ना इसे, अनअर्न्ड, डेफर्ड, प्री रिसीव्ड, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज बेस्ड ऑन,
भाई सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाते हैं ना यूटिलिटी, इसमें है ये अप्रूवल सारा। कहता है व्हेन कैश इज रिसीव्ड फॉर लाइफ मेंबरशिप, ये पास पेपर में क्वेश्चन आया था लाइफ मेंबरशिप वाला। कहता हम ना लाइफ मेंबरशिप का मतलब है एक ही दफा ना मेंबरशिप फी ले लेते हैं। आप बच्चों जब लेंगे लाइफ मेंबरशिप फी, एंट्री करेंगे कैश डेबिट और लाइफ मेंबरशिप क्रेडिट। क्या बच्चों, ये नॉर्मली ना लायबिलिटी होती है। ये हर एनपीओ की अपनी पॉलिसी होगी कि उसे 10 साल की बेसिस पे इनकम में लेके जाना, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 5 साल, 4 साल, इसमें खुद ही छूट दी है ICAP ने। ये क्वेश्चन आया था पास पेपर में, इसमें 10 साल लिखा हुआ था। कोई बच्चा जल्दी से जाके क्वेश्चन नंबर बता दे मुझे। बच्चों एनपीओ की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई ना। अभी मैंने आपको शाबाश वायलिन फैमिली, भाई पक्का है ना इंशाल्लाह हमारा। ट्रायल से हमने 3 सवाल किए हैं। ट्रायल से हमने कितने सवाल किए हैं? 3 क्वेश्चन किए एनपीओ के, 3 क्वेश्चन। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब वाला, मेहताब वाला और चौंकटर वाला। सही है जी। ये फिर उसके बाद ना वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी जिसमें थी, उसमें सारा क्वेश्चन वैसे ही करना है। एक काम होना है, टी अकाउंट कैश का बनेगा, वो खुद बनाना पड़ेगा। अच्छा, कैश का टी अकाउंट कब बनाना पड़ता है बताएं? जब क्लोजिंग बैलेंस ना दिया हो या वो फ्रॉड श्रॉड हो जाए। फ्रॉड श्रॉड में क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग दिया होता है। आपने सारी चीजें जहां जहां से आ रही हैं बच्चों, कैश आ रहा डेबिट करते जाए अपने अकाउंट में, दूसरे अकाउंट में क्रेडिट करते जाए। जा रहा है तो अपने अकाउंट में क्रेडिट कैश के, और कहीं और एक्सपेंस वगैरह ये वो। बस मोटी मोटी बातें याद रखना। अगर कभी भूल जाओ तो कैश में सब्सक्रिप्शन आनी है, रसीट ऑफ एसेट आनी ही आनी है। कोई रेंटल शेंटल इनकम होगी, वो आपको टैगिंग सिखाई थी मैंने साथ साथ, याद है ना मेरे भाई? याद है ना, वो टैगिंग सिखाई थी आपको। हाँ जी भाई, समझ गए हैं? तो मेरा ख्याल है एनपीओ, इस दफे एनपीओ का बड़ा सवाल आने के अच्छे खासे चांसेस हैं, 15, 17, 18 नंबर का। तो इसमें नंबर ले लेते हैं बच्चे। उसकी रीजन है, कुछ अकाउंट्स तो बच्चों सीधे सीधे हैं, रेंट पेएबल सही है बच्चों, इस तरह की बातें। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट से नंबर आ जाते हैं बच्चों के, वो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग, एडजस्ट, इसमें से बच्चे 70%, 75% मार्क्स ले लेते हैं। सब्सक्रिप्शन में मसला आता है बच्चों को। ओपनिंग जनरल फंड्स की कैलकुलेशन होती है नॉर्मली, और सही है बच्चों, बैलेंस शीट बच्चों को बनाना आती होती है। जो चीजें गिवन है वो ताड़ करके लिख देनी है, और जितना समझ आए बच्चे उसको अपने फॉर्मेट में पुट करना है। 70-75% बच्चे मार्क्स इसमें से ले लेते हैं। सब्सक्रिप्शन में मसला आता है, उसमें से भी जो समझ आए, ओपनिंग में फंड में लिख देना, कुछ जो समझ आए लिखते जाना। ठीक है मेरे भाई? और भाई बात समझ आई है? अच्छा, अभी ना 2-3 सवाल ऐसे हैं जो पास पेपर में हैं, उन्हें याद करवाना, मैंने बताना है आपको कि उनका क्या करना है। ठीक है, वो हमने नहीं किए। सही है भाई, वो मैं आपको बता दूंगा उनका क्या करना है। हाँ याद आया, एक क्वेश्चन ऐसा भी था एनपीओ में, नहीं वो बता तो दिया, मिस अप्रोप्रिएशन वाला बता दिया ना। ठीक है, आगे जी भाई, इसकी एंट्री बता दो। डेफर्ड लाइफ मेंबर, डेफर्ड का मतलब है जी लाइफ मेंबरशिप फी फौरन आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लेके जा सकते, बल्कि लायबिलिटी में लेके जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। कंपनी की एनपीओ की पॉलिसी होती है। सही है जी। अच्छा जी, नॉर्मली यही होता है। अब इसमें इस सवाल में कह रहा है, आप बताएं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन बार ट्रेडिंग एक्टिविटी। कहता XYZ क्लब है द बार डेट मेंटेन द सेपरेट ट्रेडिंग अकाउंट। बताएं शाबाश जल्दी से। ये इसका प्रॉफिट, ये नहीं कहना इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसकी ट्रेडिंग एक्टिविटी की वर्किंग अलग होती है जी, और इससे जो प्रॉफिट आता है वो आप इनकम में लेके जाते हैं। तो जवाब क्या हुआ जी? प्रॉफिट और लॉस टू बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ, हाँ ये फाइनेंशियल पोजीशन नहीं होता, ये गलत है। आगे, एन एनपीओ हैज वाजिबा वाह हसन वाह has provided services to one of its member, however subscription has not been received as receivable. Calculate the amount of subscription. अब बच्चों ये देखो, आपको बनाना नहीं आता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना है। ये देखो हासियां खेड़ियां कर रहे हैं। इधर देखें, इधर देखो ना, कहता जी 1000 रिसीव्ड एज द एनुअल मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन का अकाउंट है जी। बताएं, कैश अपने अकाउंट में डेबिट इधर, और ऑपोजिट साइड पे ये कितना है जी? 1 मिलियन। कहता आउट ऑफ दिस 2 लाख इज परटेनिंग टू द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड। 2 लाख जो आपको मिला प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड, इसका मतलब है वो ये बच्चों को समझ नहीं आता जल्दी।
कहता है ये 10 लाख में से जो 2 लाख मिला ये पिछले काउंटिंग पीरियड का था, इसमें इसका मतलब पिछले काउंटिंग पीरियड में वो रिसीवेबल था। और बात समझ आई है? अच्छा, और कहता और लाख रुपया इज रिसीवेबल एट द, इधर देख गुड्डू, और 1 लाख रुपया रिसीवेबल एट द एंड ऑफ, ओके, इधर भाई आएगा 11 लाख टोटल। कितना आया बच्चों? डन सर जी, डन सर, ओके। ले जी, जवाब बताना भाई। ये नजर ही नहीं आ रहा इधर कोई। अच्छा सही है, सही है, सही सही। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर शोज, जी बताएं। ऑन व्हाट बेसिस रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। एल जी, अकड़ूबल तेरा मैं अकड़ूबल निकाल लूंगा, अकड़ूबल। ओए ओए अल्लाह के, अच्छा कितने यार, तो बड़ी फिल्म है जी। गलत जवाब भी, ऑप्शन बोले पहले ये आ रहा है कि ये आ रहा है, गलती नहीं मान रहा, कहता ऑप्शन बोले हैं। और रिसीट्स एंड पेमेंट मेरे नाम से पता चल रहा है कैश बेसिस जी। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स जी, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भाई कैपिटल नेचर की आइटम्स नहीं आती, वो तो बैलेंस शीट में जा रही होती हैं। एसेट डेबिट, इस एसेट ने थोड़ा थोड़ा करके रेवेन्यू एक्सपेंस बनना है, ये कैपिटल एक्सपेंस है ना। और बच्चों याद रखना, पेपर में सवाल आता है, कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू आइटम्स आती हैं या कैपिटल, आपने कहना रेवेन्यू। हाँ, रसीद पेमेंट वो जो स्केड्यूल आप बनाते हैं उसमें क्या आता है? बोथ। उसमें आप 5-6 आपने एसेट खरीद लिया भाई, ये कैपिटल आइटम की पेमेंट है ना, और सही है। आपने सब्सक्रिप्शन ले ली 3 साल की इकट्ठी, ये तो कैपिटल रिसीट है मेरा ख्याल है। और भाई बात समझिए, थोड़ा थोड़ा करके रेवेन्यू में जाना है बच्चों। ये आपने खुद करना है जी, ये वाला नहीं, ये नहीं, ये नहीं, 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 ये करवाना है मैंने, ये करवाना है। ये वो और सवाल है, वो ना असल में पास पेपर की एडजस्टमेंट उसने दी है इधर। कहता कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश, ये मैं करवाता हूं, ये मैं करवाता हूं। सब्सक्रिप्शन क्या बच्चों? ये क्वेश्चन कौन सा जी? 12। अच्छा कैश मुझे बताएं, अपने अकाउंट में डेबिट इधर और इधर, इधर जी। ये 12 क्या है? ओपनिंग, और ये क्या है बच्चों? क्लोजिंग। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी का ओपनिंग कितना? पेपर में कॉन्सेप्ट आपके इंशाल्लाह ठीक है, आप कर लेंगे, लेकिन मसला ये है कि आंखें खोल के नंबर्स नहीं पढ़ेंगे, ओपनिंग क्या क्लोजिंग क्या है। ओपनिंग को क्लोजिंग बनाएंगे, क्लोजिंग को ओपनिंग बनाएंगे, एसेट को लायबिलिटी समझेंगे, लायबिलिटी को एसेट। सब्सक्रिप्शन इन एरियर, ये रिसीवेबल है बच्चों। ओपनिंग कितना है इधर? अब बच्चे दो चीजें तो मिस नहीं हो सकती, इसमें रिसीट निकालनी है, इनकम निकाल सकते हैं आप। कहता जी एक क्लब है, कितने मेंबर्स, एनुअल फी कितनी है? 1000 रुपया, यानी इसका मतलब है 500। अच्छा बल्कि खुद दी है ल मेंबरशिप फी फॉर द ईयर, कहता 5 लाख। ऐसे रख भाई, हासियां खेड़ियां कर रहे हैं आपसे जी। कितना? नहीं नहीं भाई बच्चों ये बताओ ना, कितना आया मेरे भाई बैलेंस? जी आई बच्चे थोड़े कम हैं, वो कॉस्ट की क्लास की वजह से है, सर्दी बहुत है। नहीं सर तो कह रहे थे, मैं बच्चों को कहूंगा कि आप लेक्चर लो जाके हैं, नहीं कहने से नहीं, वो कॉस्ट और मेरा हमारा कंफ्लिक्ट था ना, तो मेरे साथ कह रहे थे मैं बच्चों को कहूंगा कि आप FAR 1 के लेक्चर लो जाके। देख लो मोहब्बत है ना जी। वो रिवीजन था ना, कह रहे थे कि यार ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है FAR 1 वाला जी। हाँ हाँ आ गए आप लोग इधर? अच्छा चलो शाबाश। नहीं वो भाई मैं भी तो भेजता हूँ ना अपने पोस्ट बैच वालों को कि जाओ यार सर की क्लास, वो लेक्चर, सर की क्लास ना मतलब लेक्चर लो जाके, वो मैं भी तो पोस्ट में भेजता हूँ ना बच्चों को। तो ये मैं 15-20 मिनट आपको यूट्यूब पे दे दूंगा, आप जाओ, तो इस तरह ही फिर एक दूसरे से होता है ना, ये तो नहीं। अच्छा आन मेरे मासूम दोस्तों इधर आओ जरा,
क्वेश्चन नंबर 13 जी, क्वेश्चन नंबर 13 क्या था? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम। अच्छा जी, अब बहुत तवज्जो से बात सुननी है, ये दोनों एमसीक्यूज ना तकरीबन सेम है, थोड़ा सा फर्क है जी। पहले मैं सॉल्यूशन 13 कर लेता हूं, मेरे साथ साथ ही करते जाएं, फिर आपको जरूरत नहीं होगी इंशाल्लाह, साथ साथ ही करते जाए ना जी। सवाल पढ़ें। अब इसमें इनकम बतानी है आपने। कैश अपने अकाउंट में क्या होगा बच्चों? डेबिट। इधर क्या होगा? क्रेडिट। जब रिजल्ट आए तो इंशाल्लाह सब खुश खुश आना उस दिन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई मसला, अल्लाह ना करे, फॉर गॉड से कोई मसला हुआ तो फिर भी आना मशवरा करने के लिए, डरना ना, ठीक है ना? कोई अच्छा मशवरा ही देंगे आपको जी। कहता जी एज एट 31 मार्च 2012 एक क्रिकेट क्लब हैड मेंबरशिप फीस सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स अमाउंटिंग टू रुपीज कितना बच्चों? और कहता एंड हैड रिसीव एडवांस। अच्छा ओपनिंग पे, अच्छा 2013 का लफ्ज आ रहा है ना, इसका मतलब ये ओपनिंग है, ठीक है, ये क्लोजिंग है जी। ओपनिंग पे मुझे बताएं जी रिसीवेबल कितना है बच्चों? ये सवाल सब्सक्रिप्शन के ना मुश्किल नहीं है, सिर्फ रीड आउट अच्छा करना आना चाहिए आपको। और मेरे भाई ओपनिंग पर एडवांस कितना है? इसका मतलब एसेट का इधर, और ओहो ले जी। कहता ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च क्लब ने रिसीव कितना किया जी? बोले शाबाश 6,24,000 रुपया। ले मेरे भाई कैश कितना आ गया जी? कहता इंक्लूडिंग 26 मेंबरशिप फॉर द ईयर 31 मार्च 2014। कहता इंक्लूडिंग ये जो पैसे आपने रिसीव किए इसमें उनके पैसे, उनसे पैसे भी ले लिए जो मेंबर्स परटेन करते हैं बच्चों, 26 मेंबर्स जो परटेन करते हैं 2014, ये आपने एडवांस में ले लिए। एक मेंबर की फी कितनी है जी? 1200 रुपया पर एनम। कितनी बच्चों? तो ये आपकी लाइबिलिटी होगी ना फिर। ये आएगा मेरा ख्याल है जी 26 मेंबर्स मल्टीप्लाई पे 1200, 31,200 आना चाहिए जी। इधर आ गया बच्चों? आगे पूरा पढ़ें। कहता जी एट 31 मार्च 13 16 मेंबर्स ओड सब्सक्रिप्शन 1200 रुपया ईच। कितना जी? अब आप इधर देखें, 16 मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय 1200 ईच कितना आया जी? तो ये बैलेंसिंग बता दें जी जी। अच्छा, करवाएं टोटल। हाँ जी 570। ओके बच्चों, भाई आ गया सही, आ गया जवाब भाई। ओके आजो आजो, ये दे दो दे। क्या भाई को जज़ाकल्लाह को, ये भाई को बहुत पसंद है। वो छोटे तो कहते थे ना कीड़ा लग जाएगा दांतों को, तो ज्यादा भी नहीं खानी चाहिए, मीठा ज्यादा इतना भी नहीं ना हसन। वो छोटे होते मम्मा ऐसे कहती थी ना जी। ले मेरे भाई, अच्छा अच्छा इधर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन इनकम। अच्छा मेरी बात सुनना बच्चे, बात सुनना, ये सारा सवाल वैसे ही है, ये सारा क्वेश्चन सेम है। आखिरी लाइन पढ़िएगा, कहता हाफ। अच्छा इस तरह का एक पास पेपर का क्वेश्चन भी था, एक पास पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी सुहेब हमने किया था। हाफ ऑफ द मेंबर्स हु वर इन एरियर, जिनसे भी हमने पैसे लेने हैं एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। देखिए प्रीवियस ईयर पे हमने कितने पैसे लोगों से लेने थे, इस तरह का हमने क्वेश्चन किया था जिसमें 2 सालों के अलग बैलेंसेस दिए थे, उसमें हमने राइट ऑफ किया था ना ओपनिंग बैलेंस को। क्या था? हाफ ऑफ द मेंबर्स हु वर इन एरियर इन द प्रीवियस पीरियड, वो 48,000 है। क्या था? स्टिल हैड नॉट पेड बाय 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2013। मेरे मासूम दोस्तों, इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ दीज अमाउंट्स। ओके बच्चों, ले मेरे भाई, अब ये क्वेश्चन सेम है बच्चों, क्या है? मैं इसी को 14 बनाने लगा हूं बच्चों।
इधर आपने बैड डेट किधर लिखना है जी, बोलो बोलो भाई। हाँ जी, ये आएगा मेरे भाई बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, और ये वाला अकाउंट जी मेरे भाई 24,000, हाफ यही बनेगा ना भाई। नेचुरल चीजें जो होती है ना, नेचुरल चीजें, नेचुरल चीजों को देखने से ये अल्लाह ताला ने इनमें, आप कभी ना कभी सुबह सुबह उठने की आदत बना लें, ऐसे ना घास के ऊपर ना, ग्रास के ऊपर चला करें। आपको खुद 15 20 25 मिनट चलने के बाद लगेगा कि यार ये मेरा माइंड इतना फ्रेश हो चुका है, ये जो इसका पता नहीं इसमें क्या भरा हुआ है, जो इतना फ्रेश फील करेंगे ना आप। देखते हैं अर्ली वॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुबह की अर्ली जी, मॉर्निंग वॉक, सॉरी जी अच्छा जी मेरे भाई इंसान। अच्छा इधर 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 बताओ, इधर 5 6 लाख जिन्होंने कहा वो सही है। क्यों भला, मुझे कैसे पता चला? ये इधर 24 से वजन आया तो इधर अब ज्यादा ही आएगा ना, कुछ पता नहीं। बहरहाल ये जिन्होंने कहा ना, इतना नहीं मुझे पता, इतना पता है कि पहले से ज्यादा जवाब आना इधर, वजह इधर वजन इधर 24 आया ना, तो इधर बाकी बैलेंसिंग इधर ही आना है फिर। और चलो भाई ये सुनो, ये सही है, ये आपने खुद करना है। उसकी रीजन बता रहा हूं। ये पास पेपर का क्वेश्चन था सी व्यू क्लब वाला, वो देख लें जाके। ये सी व्यू क्लब वाला क्वेश्चन हमने किया था ना, मेंबर्स इतने आ रहे हैं। ये सी व्यू क्लब पास पेपर की एडजस्टमेंट है। ये वाला भी आप खुद कीजिएगा, ये वाला, ये पास पेपर की एडजस्टमेंट है मेरे भाई। ये क्वेश्चन था ना पास पेपर में, उधर करवाया था आपको, एज इट इज दे दिया उसने। ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे भाई एनपीओ का? वेलफेयर का जज्बा। रेवेन्यू एंड पेमेंट अकाउंट इंक्लूड रसीट एंड पेमेंट, माजरत, इसमें दोनों आते हैं ना। आपने एसेट खरीद लिया जिससे फायदा 5 साल मिलना है, तो ये कैपिटल पेमेंट है ना बच्चों, कैपिटल एक्सपेंस की पेमेंट है। आपने लाइफ मेंबरशिप फी ले ली 10 साल की इकट्ठी, यानी पूरी जिंदगी के लिए, ये कैपिटल रिसीट है। आपने रेंट पे कर दिया, ये कैपिटल पेमेंट, ये कैपिटल, ये रेवेन्यू की पेमेंट है, रेवेन्यू एक्सपेंस की पेमेंट है। और सही है, आपने सिर्फ 1 साल की इनकम रिसीव की, ये रेवेन्यू रिसीट है। कहता था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ हैज बीन इशूड बाय आर बिलव्ड आईकैप, आर बिलव्ड आईकैप। ले सर, डन मेरे भाई। अकॉर्डिंग टू ASNPO, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड for non-profit organization, the financial statement of an NPO use the following concept of physical, जी बताएं शाबाश। हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम तो ऐसे ही बनाते हैं बच्चों, हिस्टोरिकल बेसिस पे। अब ये जरा बातें गौर से सुननी है। कहता विच टाइप ऑफ फंड दिस इज? एनपीओ हैज अ फंड दैट इज सब्जेक्ट टू एक्सटर्नली इंपोर्ट। इधर ब्रेक नहीं लगानी, ब्रेक नहीं लगानी। स्पेसिफाइंग द रिसोर्सेज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू बी मेंटेन्ड परमानेंटली, ये लफ्ज लिखवाए थे। अगर ये ना लिखा होता, इसके आगे कहानी होती, टू बी मेंटेन परमानेंटली का लफ्ज ना लिखा होता, मैं कहता जी ये लायबिलिटी। ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूएंट एसेट्स में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, हाँ ये बढ़ता है, फलता फूलता है, कम होता है, ज्यादा भी होता है, लेकिन वो जो आपने एक अमाउंट फिक्स कर दी ना, उस वो अमाउंट, हाँ जी, वो मेंटेन रहनी है। Which of the following statement is incorrect with respect to restriction on contribution revenue of an NPO? जी बताएं जी। Restriction में भी implicit, आपने ना बी लॉ के अंदर explicit contract, implicit contract का लफ्ज पढ़ा होगा। implicit का मतलब होता है कनखियों से, मतलब इशारों में, मतलब जी implied जिसे कहते हैं। और explicit का मतलब होता है बयान करना, वाजे करना, सही है जी, एक्सप्रेसिव जी। क्या क्या? हाँ, इम्प्लिसिट उसी को कहते हैं ना, दूसरा इम्प्लिसिट इम्प्लाइड को कहते हैं ना। कहता सुने बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत है।
विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन ऑन कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू ऑफ एन एनपीओ। कहता रेस्ट्रिक्शन में बी एक्सप्लिसिट, रेस्ट्रिक्शन होती है वाजे करके कोई बंदा लगा दे, ये रेस्ट्रिक्शन है जी मेरी तरफ से, उसने लिख के दे दिया, इजहार कर दिया। एक होती है इम्प्लिसिट, एक भाई सुनो ना, इम्प्लिसिट, हेलो ओ भाई ये करके दिखाना पड़ेगा, ये इम्प्लिसिट। एक बंदा आया, उसने ऐसे पैसे दिए, आपने कहा सर किधर इस्तेमाल करना, उसने कहा जी, बस उसका इशारा समझ आई ना, बस उसने इशारे से बता दिया, इसे कहते हैं इम्प्लिसिट। इधर सुने भाई, सुने, कहता रेस्ट्रिक्शन में बी एक्सटर्नली इंपोज्ड, एक बाहर से बंदा आके रेस्ट्रिक्शन में बी इंटरनली इंपोज्ड। हाँ ये बात तो सही है, लेकिन बच्चों वो असल में इस सवाल के अंदर ना आपसे पूछना चाह रहा है इंटरनल है इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट ये हुआ ना, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, नहीं मैं ये कह रहा हूं कि ये तीनों सही हैं, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि रेस्ट्रिक्शन एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल रेस्ट्रिक्शन को हम इतनी अहमियत नहीं देते, एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन। क्या होता है बच्चों, ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसने सवाल पूछा है आपसे, ठीक है। ये तीनों सही हैं, ये गलत है, और जो गलत है वही हमारा जवाब है। इंटरनल रेस्ट्रिक्शन को हमेशा फंड के अंदर लेके जाते हैं आप, किसके अंदर लेके जाते हैं, पूरे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने रेस्ट्रिक्शन लगाई। इससे याद रखना, जिधर रेस्ट्रिक्शन का लफ्ज आएगा और एमसीक्यूज के अंदर जवाब के अंदर बच्चों उसने बात की हो, उसने नहीं बताया होगा कि मैं किस रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहा हूं, हमेशा आपने एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शन की तरफ बात को लेके जाना है। सही है बच्चों, लिख लें कहीं बात, जल्दी से लिखें, जल्दी से, शाबाश लिखें, कभी 10 मिनट जी। अगर रेस्ट्रिक्शन के साथ कोई लफ्ज नहीं लिखा तो हमने हमेशा, अगर रेस्ट्रिक्शन के साथ कोई लफ्ज नहीं लिखा तो हमने हमेशा अगर रेस्ट्रिक्शन के साथ कोई लफ्ज नहीं लिखा तो हमने इसे हमेशा बोलें, इसे एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शन समझना है। ओके, रेस्ट्रिक्शन ये भाई, रेस्ट्रिक्शन इंप्लिसिट भी हो सकती है, इंप्लाइड भी, और एक्सप्लिसिट भी हो सकती है जी। जी जी, एक्सटर्नल तो है ही है ना, अब वो इंप्लाइड भी हो सकती है, और आगे बच्चों बोलो एक्सप्लिसिट भी हो सकती है। जी जी, मैंने कहा रेस्ट्रिक्शन, अगर ये तो मैंने लिखवा के अगली बात पे चला गया ना, रेस्ट्रिक्शन के साथ अगर कोई लफ्ज नहीं लिखा तो वो हमेशा क्या होगी, बोलो एक्सटर्नल। क्या वो इंप्लाइड भी हो सकती है, और बोलो शाबाश एक्सप्रेसिव या एक्सप्लिसिट भी हो सकती है। ओके, ले मेरे भाई, कहता एन एनपीओ रिसीव एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 मिलियन। बताएं बच्चों, ये एंडोमेंट फंड जो आपने बनाया उसके लिए आपको क्या मिली, कंट्रीब्यूशन। इसके लिए हमने स्पोर्ट्स क्लब वाला वो पढ़ा था, स्पोर्ट्स प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब। आपने क्या करना है जी, आपने क्या करना है जी, कैश डेबिट करना है, और असूलन कंट्रीब्यूशन जो है आपने किधर ले जानी है, वो एंडोमेंट फंड के अंदर, फंड क्रेडिट होगा। सही है, अगर आपने सारा का सारा कंट्रीब्यूशन में ले लिया तो कंट्रीब्यूशन डेबिट और एंडोमेंट फंड। सही है जी, चलें बताएं, जवाब बताएं इनका। ओके बच्चों, आगे बताएं जी। अब ना ये बात जरा गौर से सुननी है बच्चों, ये जो रीपेमेंट थी ना, वो डेट की रीपेमेंट, डेट की रीपेमेंट, क्या था, एनपीओ रिसीव्ड रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन जी किस लिए, कहता जी पैसे दिए किसी ने, और किसी ने कहा कि आपने इससे डेट रीपे करना है, लोन जो है, भाई बात समझे हो। कहता द रिलेटेड डेट वाज इंकर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, ठीक है, इन 3 years टाइम। अब बहुत बात तवज्जो से सुननी है, 3 सालों की बेसिस पर बच्चों खर्चा होना था, क्या होना था, कैश क्रेडिट एक्सपेंस डेबिट, ये एंट्री होनी है ना। आपको बच्चों किसी बंदे ने पैसे दिए, क्या दिए बच्चों, कैश डेबिट 100 से, और बच्चों जो पैसे दिए आपने इसे कहना है डेफर्ड। डेफर्ड इनकम क्या होगी बच्चों आपकी, 100 से क्रेडिट। ये जो पैसे मिले ये स्पेसिफिकली उसने रीपेमेंट ऑफ डेट। ओके बच्चों, अब मेरी बात सुने, कहता खर्चा होना है बच्चों कब, थोड़ा थोड़ा करके 3 सालों पे, 33 या पता नहीं जितना भी होना है।
अब जैसे जैसे मेरे मासूम दोस्तों खर्चा होता जाएगा, इसको आप इनकम में कन्वर्ट करते जाएंगे। जी बताएं, जवाब बता दें। बीटा, ये तो आसान था। आगे मेरे भाई कहता जी आपको ना रिसीव कंट्रीब्यूशन, रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट, द रिलेटेड डेट वाज टेकन टू फंड परचेज फॉर स्कूल्स फर्नीचर। कहता अब एक्सपेंस नहीं है, बल्कि बच्चों अब IS-20 याद कर लेना, बल्कि अब एक्सपेंस नहीं है, अब बच्चों आपने फर्नीचर लिया। क्या लिया बच्चों? इसके लिए अब आपको क्या दिया जी? किसी ने पैसे दिए। अब जैसे जैसे डेप्रिशिएट होगा फर्नीचर, वैसे वैसे इनकम में ले जाएं। IS-20 की बातें हैं बच्चों सारी। ये जवाब बता दें। ओके बच्चों, IS-20 ले आई ना दिमागों में। कहता ये आपको ना पैसे मिले रीपेमेंट ऑफ डेट, द रिलेटेड डेट वाज टेकन नाइदर टू फंड ऑफ फ्यूचर पीरियड नॉट टू फंड परचेज ऑफ एनी। कहता जी जिधर आपका दिल करता आप इस्तेमाल कर लें। जल्दी से बता दें जवाब। अल्फा ही होगा ना, अल्फा ही होगा ना चांद जी। भाई देखो ना, उसने कोई शर्त ही नहीं लगाई। एक बंदे ने आपको पैसे दिए, क्या किए बच्चों? आपने कहा जी लोन रीपे कर दो इससे। जब पैसे आए आपने कहा कैश डेबिट, और बच्चों क्या बोलो? शाबाश, सीधी सीधी इनकम क्रेडिट। और समझे हो? अब बात समझे भाई जी मेरे भाई। नेक्स्ट भाई, इसमें कोई शर्त ही नहीं है ना, तो कैसे वो मैचिंग कॉन्सेप्ट तो फॉलो नहीं होगा ना। बस बेनिफिट आज मिल गया आपको। NPO earned investment income that is externally restricted to be held for endowment fund। ये endowment fund में 6 रुपए की इन्वेस्टमेंट इनकम, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब वाला सवाल था। 144 की इन्वेस्टमेंट इनकम थी। कितने की थी? 6 मिलियन हमने उसमें से निकाल के एंडोमेंट फंड में डाला था, याद है? क्या था? हाउ शुड इट बी रिकॉग्नाइज। भाई इससे क्या होगा? बोले शाबाश, चार्ली होगा ना। आप इससे डायरेक्ट प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब देख लेना जाके, उन्होंने गलती से इन्वेस्टमेंट इनकम में डाला था। हमने इन्वेस्टमेंट इनकम को डेबिट किया और इस एसेट को बढ़ाया, नेट एसेट्स को वो जाके उनको बढ़ाया था, फंड को। अच्छा ये 28 वाला ना मुझे समझाना पड़ेगा जरा आपको, ये मैं अभी करवाता हूं इंशाल्लाह आपको। ये 2 4 5 मिनट लग जाने इस पे, 2 3। ये 29 वाला भी पेंडिंग कर लें जरा, समझाता हूं आपको अभी समझते हैं। कहता जी द क्लब सब्सक्रिप्शन इनकम आपने बतानी है बच्चों 2018 की। मॉर्निंग फुटबॉल क्लब हैज अ मंथली सब्सक्रिप्शन फी ऑफ कहता 800 पर मेंबर। कितना मेरे भाई? द क्लब हैज 240 मेंबर्स। कहता कब? ऑन 31 दिसंबर 2018 पे। ओके मेरे भाई, ये बिल्कुल उस तरह का क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन वो था कि एंड पे जाके उसने मेंबर बताए। कहता जी दरमियान में इतने मेंबर छोड़ गए, हमने वो मेंबर्स बढ़ा लिए थे, याद है आपको? कहता जी क्लब के जो मेंबर्स है ना 31 दिसंबर 18 साल के एंड पे वो कितने हैं जी? कितने हैं? 200। कहता नो फ्रेश मेंबर एडमिटेड। कहता कोई नया मेंबर नहीं आया इस साल, बट 30 मेंबर छोड़ के चले गए 1 जुलाई 18। इसका मतलब है मेरे भाई इधर जो मेंबर्स है इससे ज्यादा थे इस जगह पे। 270 को आपने सर्विसेज दी बच्चों कितने महीने, और फिर उसके बाद कम हो गए ना 30, इनको आपने 6 महीने सर्विसेज दी। ओके मेरे भाई, अब आसान है ना क्वेश्चन। इधर देखें, अब देखें उसने आपको मंथली अमाउंट दी है इनकम बनाने के लिए या एनुअल? मेरा ख्याल है 800 पर मेंबर है और मंथली इनकम है। क्या है बच्चों? अब आप इधर देखें 270 मल्टीप्लाई बाय ₹800 प्लस 240 मल्टीप्लाई बाय ₹800। सर आपने वो बटा शटा क्यों नहीं किया? बटा क्यों करूं भाई, ये मंथली है। क्या है? तो मल्टीप्लाई बाय जो जवाब है उसे 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ऐसे नहीं करना तो फिर साथ ही क्या कर दो बच्चों, साथ ही क्या कर दो बच्चों, अगर आपने लग लग नहीं करना, ये तो मंथली है ना, हमें तो साल की इनकम चाहिए बच्चों। फिर जो जवाब है उसे 12 से एक ही दफा मल्टीप्लाई करो, यहां दोनों को लग लग 12 से मल्टीप्लाई करो। जी जवाब बताएं। शामा पै गई है कितना? ओके है सही है भाई? है वो 1 मिनट, हाँ सही है।
सही है शाबाश। ये 6 महीने हैं, ये 6, 12 क्यों लिया? जवाब यही है ना, 6 है ना, कैलकुलेशन में एरर आ गया ना जी। 6 महीने 6, जी जी, वो आप पे जो है सारा। जी मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 31 मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 31। इस सवाल को बहुत तवज्जो से बात सुननी है, आपने ना दिमाग में अंडरस्टैंड करना है बच्चों। अगर सुनना, पहले मेरी बात सुनना, आपको दिखने में लगेगा क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है। हमने अगर अपने वाले साल में सर्विसेज दी और पैसे भी ले लिए, इसका मतलब है हमने अपने वाले साल की, हमारे वाले साल की इनकम है। अगर मेरे मासूम दोस्तों हमारा रिसीवेबल बैलेंस आ रहा है, हमने सर्विसेज दे दी हैं, तो इसका मतलब यह है जी कि वो हमारी इनकम है फिर हमारे वाले साल की, लेकिन रिसीवेबल आ रहा है। और बात समझे हो? अगर मैंने, हमारा साल है 2019, हमारा साल क्या है बच्चों? आए सवाल पढ़ते हैं एक दफा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2018 फॉर 2019 बच्चों, क्या बच्चों? ये मेरे भाई जो सब्सक्रिप्शन रिसीव की 2018 में थी बच्चों 19 की एडवांस, ये 19 में जाके इनकम बनेगी। उसने इनकम पूछी ना 2019 की, बनेगी मेरे भाई। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 19 फॉर 2018, फॉर के बाद जो लफ्ज है वो पढ़े। असल में ये इनकम किस साल की है? 2018 की है। किसकी है बच्चों? हमारी नहीं है। कहता सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 19, पैसे 19 में आए और कहता जी ये थे भी 19 के, हमारी इनकम है ना ये। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 19 फॉर 2000, ये तो लायबिलिटी है। सब्सक्रिप्शन 2018 की आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का मतलब रिसीवेबल, इन दोनों का मतलब रिसीवेबल है। ये रिसीवेबल कहता हमने लोगों से पैसे लेने 150,000, रिसीवेबल है। क्या है बच्चों? ये 18 का है। किसका? तो भाई ये तो 18 की इनकम में आएगा ना, इसमें थोड़ी आएगा। कहता सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है 2019 के एंड पे, ये 2019 की है। इन तीनों को ऐड करके जवाब बता दें। आप टी काउंट ना बनाइएगा, मेरा मशवरा है, नहीं समझ आना आपको, थोड़ा सी कॉमन सेंस से सवाल कीजिएगा। पीछे टी काउंट बना है उसे क्रॉस करके इस तरह सोच लेना। जब भी ये सवाल आएगा ना फॉर ये आपने कहना नहीं हमारे साल में खड़े होकर अगर अपने साल के पैसे लिए हमारी इनकम, 2018 में खड़े होकर 19 के पैसे लिए, पिछले साल की लायबिलिटी हमारी इनकम बनेगी। और मेरे भाई हमारे वाले साल में सर्विसेज दे दी लेकिन पैसे 19 के भी नहीं आए, ये भी हमारी इनकम है। कैश डेबिट रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, डन। ये इस तरह कर लीजिएगा। क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेल्फ बैलेंसिंग सेट ऑफ अकाउंट दैट रिपोर्ट्स ऑल अनरिस्ट्रिक्टेड रेवेन्यू, कोई शर्त ही नहीं है, एंड अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर विच नो करस्पॉन्डिंग रेस्ट्रिक्टेड फंड इज प्रेजेंटेड। जनरल फंड होता है ना जिसमें शर्त ही कोई नहीं होती, डन। हाँ क्या फॉर विच नो, कहता जी सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट दैट रिपोर्ट्स ऑल अनरिस्ट्रिक्टेड रेवेन्यू एंड रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर विच, समझे अंग्रेजी समझे मेरे भाई। सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट ऑफ, कहता है डेट रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट करता है सारे अनरेस्ट्रिक्टेड रेवेन्यू को एंड रेस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशंस को। इसका मतलब होता है डोनेशन। क्या होती है बच्चों? रेस्ट्रिक्ट। कहता फॉर विच नो, जो रेस्ट्रिक्टेड होंगे वो तो आप निकाल देंगे ना, इधर से लेके चले जाएंगे किसी और फंड वगैरह में। कहता अब इसके अलावा इस पर नो करस्पॉन्डिंग रेस्ट्रिक्टेड फंड इज प्रेजेंटेड। कहता ये रेस्ट्रिक्शन थी, कहता आपने नो करस्पॉन्डिंग रेस्ट्रिक्टेड फंड इज प्रेजेंटेड, कहता उन फंड्स में आप इनको नहीं लेके जा रहे। सही है बच्चों? तो इसका मतलब ये होगा भैया जिस बंदे ने भी शर्त लगाई वो आपके जनरल फंड के क्राइटेरिया मीट कर रहा है, उससे जिस बंदे ने जो शर्त लगाई उससे आपका कौन से वाला क्राइटेरिया मीट हो रहा है, वो जनरल फंड के अंदर आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है? कोई स्पेसिफिक फंड बन ही नहीं रहा, तो चांद ये जनरल फंड में आएगा। उर्दू में नोट लिख लो, अंग्रेजी समझ नहीं पड़ेगी ना चांद, अंग्रेजी समझ नहीं पड़ेगी जी। लिखें, जिस बंदे ने डोनेशन दी उसने चाहे रिस्ट्रिक्शन लगाई, लेकिन जिस बंदे ने, बोलो शाबाश, डोनेशन दी उसने चाहे रिस्ट्रिक्शन लगाई
भाई ऐसा हो सकता है ना रिस्ट्रिक्शन, आप वो आपका काम ही वो हो, सही है। एक बंदा आया उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, आपने कहा पाइन कितने कहां इस्तेमाल करने हैं पैसे, उसने कहा अच्छे ही कामों में। तो आपका जनरल मकसद भी तो यही है ना मेरे भाई, फलाह बहबूद जी। ले मेरे भाई, चाहे 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 उसने रेस्ट्रिक्शन लगाई, लेकिन 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 वो आपके जनरल कामों में ही, लेकिन वो क्राइटेरिया जनरल कामों में ही आ रहा है, और वो क्राइटेरिया जनरल कामों में ही आ रहा है, जनरल पर्पस जनरल कामों में ही आ रहा है। सही है जी, सही है। आगे बात समझ, इसी ये जनरल फंड होगा। क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट जी, ये बच्चों इधर देखें, अच्छा ये कर लेंगे आप खुद, एनुअल सब्सक्रिप्शन इनकम 18 लाख, ये कर लेंगे भैया। इनकम कैश अपने अकाउंट में डेबिट, इधर क्रेडिट, इसके ऑपोजिट साइड पे इनकम। आउट ऑफ दिस 3 लाख वाज रिसीवेबल, ये रिसीवेबल है। ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट ऑफ 4 लाख वाज रिसीव्ड परटेनिंग टू द प्रीवियस ईयर, ये आपकी लाइबिलिटी है ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग लाइबिलिटी है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव, कर लोगे भाई। ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अर्न फंड दैट आर एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड दैट आर हेल्ड फॉर एंडोमेंट, बताएं जी किसको इंक्रीज करेगा। ये तो रिपीट हुआ है शायद पास पेपर का सवाल, इसमें इतने हैं या कुछ और भी है, यही है। अच्छा अब 2 कॉन्सेप्ट्स आपको समझाने हैं, 5 से 7 मिनट में समझ लीजिएगा। मेरे मासूम दोस्तों, आप आए जरा एनपीओ के चैप्टर पे आए, एनपीओ के ये 2 अहम बातें हैं, एनपीओ के चैप्टर पे आए। छोटी सी बात, पहले गुफ्तगू सुन लीजिएगा। एक बंदा आया, सुनो भाई सुनो, एक बंदा आया, उसने आपको ना सुने जी सुने, उसने ना आपको फर्नीचर ला के दे दिया, इक्विपमेंट दे दिया, आपने एंट्री की जी फेयर वैल्यू से, इक्विपमेंट डेबिट, और मेरे भाई वो डेफर्ड ग्रांट ना, आप उसने आपको पैसे दिए, जो भी दिया, उसने कहा जी ये पैसे सिर्फ किधर इस्तेमाल होने हैं, इक्विपमेंट डेबिट और डेफर्ड ग्रांट थोड़ा थोड़ा करके किताबों में जाएगा, जैसे जैसे डेप्रिसिएशन जाएगी वैसे वैसे इसे इनकम में लेके जाएंगे। 2 साल गुजरे, फायर हुई या शॉर्ट सर्किट हुआ, वो भैया फर्नीचर या जो भी फिक्स एसेट था वो तबाह दे। क्या बच्चों, नॉर्मल एंट्री बताएं इसकी क्या होती है। फर्नीचर की बुक वैल्यू क्रेडिट, एबनॉर्मल लॉस डेबिट। अगर कोई पैसे इंश्योरेंस वालों से मिले या मिलने हैं तो इंश्योरेंस रिसीवेबल, ये वो पढ़ा था ना हमने डिस्ट्रक्शन, ये हमने वो डिस्पोजल में तीसरी टाइप थी डिस्ट्रक्शन वाली, वो रिवाइज कर लीजिएगा जाके, इधर भी वही कॉन्सेप्ट है। अगर इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अगर मिलनी है तो वो डेबिट या कैश, वो डेबिट, बाकी सारा एबनॉर्मल लॉस है। लेकिन अब मजे की बात ये है, मिसाल दे रहा हूं, कहता है जी आपके पास ना किताबों में जो लाइबिलिटी थी ना, वो शुरू में वो 4 लाख रुपया था डेफर्ड, उसमें से आपने 2 सालों की बेस पे 1-1 लाख आप इनकम में ले गए हैं। अब एसेट तो किताबों में नहीं है, आपने बुक वैल्यू कम कर दी, एसेट की क्रेडिट कर दी, लेकिन आपकी लाइबिलिटी अभी भी किताबों में पड़ी हुई है। बताएं इसका क्या करना है। कहता जिस कैपिटल एक्सपेंस ने थोड़ा थोड़ा करके किताबों में रेवेन्यू एक्सपेंस बनना था, तबादे होने की शक्ल में, यानी नुकसान हो गया, आप फौरन उसे किधर लेके बच्चों, प्रॉफिट और लॉस में, उसके एक्सपेंस को। ऐसे ही है ना, अब आपने डेप्रिसिएशन तो नहीं चार्ज करनी ना, आपने अब नॉर्मल लॉस चार्ज किया। कहता इसी तरह ये जो आपकी लायबिलिटी की किताबों में आज पड़ी है, ये भी तो आपने इनकम में थोड़ी थोड़ी करके लेके जानी थी ना। मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करें। जब एक्सपेंस सारा रेवेन्यू एक्सपेंस आपने बना दिया, आप इस लायबिलिटी सारी को क्या कर दें, खत्म करके इनकम में ले जाएं। ठीक है, सही है भाई। आपके पास एसेट पड़ा हुआ है, उसकी बुक वैल्यू है मिसाल के तौर पे 3,20,000। कितनी है बच्चों, 3,20,000। फर्नीचर है वो 3,20,000 है। क्या था, तबादे, आपने कहा जी फर्नीचर क्रेडिट बुक वैल्यू से, और इंश्योरेंस नहीं मिल रही तो बच्चों एबनॉर्मल लॉस डेबिट। इस 3,20,000 ने थोड़ा थोड़ा करके डेप्रिसिएशन की शक्ल में प्रॉफिट और लॉस में जाना था, लेकिन आज तबाह दे नुकसान होने की शक्ल में सारा का सारा ले गए। इसी तरह किताबों में डेफर्ड ग्रांट पड़ी, और जी डेफर्ड इनकम या जो भी है वो पड़ी है, इसने थोड़ा थोड़ा करके किधर जाना था, इनकम में। मैचिंग कॉन्सेप्ट। कहता ये क्यों पड़ी है किताबों में, हालांकि एक्सपेंस तो सारा चला गया किताबों में आज फौरन। कहता मैचिंग कॉन्सेप्ट के को फॉलो करते हुए इस डेफर्ड ग्रांट को भी फौरन किताबों से निकालने डेबिट कर दे, जैसे एसेट निकाला। ये एसेट के लिए ग्रांट थी ना, वो है 2,40,000 की। हाँ जी 2,40,000 की जी, उसे कर दें डेबिट 2,40,000 से, और इनकम को क्या कर दें,
ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है। आए जी जरा किताब पे आ जाए, शाबाश। किधर गया भाई एनपीओ? इधर आए भाई, इधर 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 गौर से पढ़िएगा। कहता जमील मेहताब, ये पेज नंबर था शायद चेंज हो। जमील मेहताब, यही था मेरा ख्याल है, हाँ। कहता हैड कैपिटल एसेट ऑफ फर्नीचर कैरिंग वैल्यू 6 लाख है। अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड कंट्रीब्यूशन का मतलब वो डेफर्ड ग्रांट, डेफर्ड इनकम जो है वो 4 लाख है। एट दैट डेट, कहता उसी तारीख पे एसेट वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर कंप्लीटली एंड इज नाउ वर्थ नथिंग। एंट्री क्या कर रही है आपने? वो एग्जांपल मिक्स होगी शायद, वो कहीं और आया हुआ था। ये पढ़िएगा, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 से ऊपर इंपेयरमेंट लॉस्ट डेबिट, और मेरे भाई पीपी क्या हो गया बच्चों? इंपेयरमेंट लॉस इसलिए कह रहा ना, एसेट आपका तबादे हो गया ना, ये कैरिंग वैल्यू, ये वो उसने वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। हाँ किसका किसका? वो लैदा से एंट्री हो रही है ना, वो सारा उसने कहा जी एसेट इंपेयर हो गया ना। आप इंपेयर ना करें, आप इधर एबनॉर्मल लॉस लिख लें, एबनॉर्मल लॉस लिख दो ना। वो उसने कहा जी एसेट तबाह हो गया ना सारा, अब इसकी वैल्यू इन यूज ही नहीं है ना, अब इसकी फेयर वैल्यू भी नहीं है, इसलिए इंपेयरमेंट में ले गया ना, इसलिए इंपेयरमेंट में ले गया चांद जी। एबनॉर्मल लॉस डेबिट और फर्नीचर क्रेडिट बुक वैल्यू से, किससे बच्चों? आगे बताएं। अब ये जो 4 लाख लायबिलिटी है, जब एसेट चला गया तो उससे रिलेटेड, उससे जुड़ी हुई लायबिलिटी को भी किताबों से बाहर भेजो। ये डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। ओके बच्चों, अब बात समझ आई है? आई बात समझ? ये इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, लिखो वेरी इंपॉर्टेंट। ये थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये थ्योरेटिकल बातों में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये वाली। डन मेरे भाई जी, ठीक है। आगे आगे इधर आए। अब आप एमसीक्यूज पे वापस आइएगा। अब आप एमसीक्यूज पे जरा वापस आइएगा ना। वो कौन सा था भाई? भाई इधर दिखाना जरा, वो इधर पता नहीं से क्या हो गया। क्या था एनपीओ के? कहता 6 नहीं 29 है। कहता कैपिटल एसेट की बुक वैल्यू कितनी? 8 लाख। उससे रिलेटेड कहता जुड़ी हुई लायबिलिटी कितनी? 480। बताएं एंट्री क्या करें आप, जल्दी से बोल लें। कहता जी वो क्या हो गया? डिस्ट्रॉय बाय फायर जी, बी बनेगा। राइट डाउन ऑफ फर्नीचर 8 लाख से एंड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू 480। सही है। इसके असल पूरी एंट्री नहीं है ना, फिर जो है बस उसी से गुजारा करना पड़ेगा। असल में होना था बच्चों 8 लाख से पीपी क्रेडिट, एबनॉर्मल लॉस या इंपेयरमेंट जो उसने लिखा वो डेबिट, और लायबिलिटी मेरे भाई 480 से डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट, वो नहीं है इधर। छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट इधर मेरे भाई, उसके बाद ये वाला पार्ट खत्म कर रहे हैं लेक्चर का ना। फिर छोटी सी ब्रेक कर लेंगे ना। हाँ लिखो बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 एनपीओ का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
80 तो नहीं है। अच्छा भाई इधर देखना, भाई इधर बात सुनो, इस तरह, ओ हेलो, ओ गुड्डू, इधर ना इन्वेंट्रीज में, समीर भाई जुहेर को बुलाइएगा जरा, जुहेर को कहेगा जल्दी से आना मेरा। अच्छा फिर मैं किसी को भेज देता हूँ, जुहेर जाना मेरा, जुहेर को जल्दी से। कहता व्हेन एन एनपीओ, अच्छा ये बात हमने पढ़ी है हसन पहले। व्हेन एन एनपीओ रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल एंड गुड्स द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ये एक दफा ऐसे हुआ था, वो ना बिल्डिंग मटेरियल दे गया था कोई बंदा, उसकी फेयर वैल्यू किताबों में रिकॉर्ड की थी ना। इधर तो सिर्फ इन्वेंट्री की बात कर रहा है, मैं तो कह रहा हूं अगर कोई बंदा इक्विपमेंट भी दे जाए, आपने उसकी फेयर वैल्यू किताबों में रिकॉर्ड कर लेनी है, वही कॉस्ट होगी। सही है, इस तरह की एडजस्टमेंट्स आती रही एनपीओ के सवालों में पास पेपर में। क्या कहता, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शैल रिफ्लेक्ट द फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ कंट्रीब्यूशन। ये तो कोई खैर बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं की उसने, ये इस तरह का सवाल एक आया था पास पेपर में, आया था ना। कौन सा सवाल था ये, था एक क्वेश्चन मुझे याद है, आप देख लीजिएगा। अगर कोई बंदा मटेरियल दे जाए, आगे बात पढ़ने वाली है भाई, इधर देखो, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट नो चार्ज और फॉर अ नॉमिनल चार्ज। कोई इन्वेंटरी आइटम है, कोई इस तरह की चीज है भाई, सुनना, आपने ना लोगों को वो प्रोवाइड करनी है बच्चों, थोड़े से पैसे लेके। एनपीओ का मकसद यही होता है ना, हेल्पिंग, या नो चार्ज, कोई पैसे नहीं लेने उनसे, या फिर उनसे कोई पैसे। कहता एन एनपीओ शैल मेजर इन्वेंट्रीज, अब इन्वेंट्री की मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। वैसे नॉर्मली कॉन्सेप्ट होता है IS2 के अंदर, इन्वेंट्री शुड बी स्टेटेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। एंड और का लफ्ज नहीं होता, ऑप्शन नहीं है, एंड होना ही ये है। इधर चेंज है, इधर क्या है, अगर ये वाली चीजें आ जाएं, अगर ये चीजें आ जाएं, कहता जी नो चार्ज नॉमिनल चार्ज, इस तरह की बातें आ जाएं, इधर इन्वेंट्री को आपने करना होता है एन एनपीओ शैल मेजर द इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। चेंज हो गया। एनआरवी का कॉन्सेप्ट इधर फॉर व्हेन दे आर हेल्ड फॉर, आगे शर्तें बताई कब ऐसा करना है, कब ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, ये तो आप फेमिलियर है ना कॉस्ट से। इधर एनआरवी नहीं है, बल्कि क्या है बच्चों, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कब ये वाला काम करना है, जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, नो चार्ज, पैसे नहीं ले रहे, और फॉर अ नॉमिनल चार्ज, बस थोड़ी सी अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। डन मेरे भाई, याद रखना है, पास पेपर में सवाल आ सकता है थ्योरेटिकल। किस तरह, एनपीओ में तो होता ही ये है, मैं कह रहा हूं कंफ्यूज नहीं होना ना। कॉस्ट एनआरवी नहीं लेनी, अभी सवाल करते हैं उसने एनआरवी दी होगी, इग्नोर करनी है। कहता दूसरी बात, कंजम्पशन, कंज्यूम करना। जी जी, किस में, हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है ना, हमने चीजें हमारे पास पड़ी हैं जो हमने बेचने की नीयत से खरीदी, वो इन्वेंट्री होती है ना गुड्डू। हाँ, वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, फ्री में या थोड़ी सी अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। किस में, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही आती है ना, क्लोथिंग स्टॉक नहीं बनना इन्वेंट्री ने, ये वो बात कह रहे हैं। तो उसकी मेजरमेंट नहीं होनी, कॉस्ट या एनआरवी पे चीज आती है, कॉस्ट एंड एनआरवी। कहता इधर आपने एनआरवी नहीं लेनी, बल्कि करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेनी है, जब दो शर्तें पूरी हों। पहली, कहता आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एनपीओ डिस्ट्रीब्यूट चीजें कर रही है, नो चार्ज, या फिर नॉमिनल चार्ज, थोड़ी सी अमाउंट ले रही है, या कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ गुड्स। कहता जी चीजें आपने खुद बनाई हैं, क्या की हैं बच्चों, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इसी नीयत से कि पैसे नहीं लेने, या फिर क्या करना है बच्चों, थोड़े से पैसे लेने हैं। जब ये वाली बात आ जाएगी मेरे मासूम दोस्तों, तो आपने क्या करना है, बोलो शाबाश, आपने क्या करना है बच्चों, कॉन्सेप्ट कौन से वाला फॉलो करना है, बोलो, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड। अच्छा, अब इसमें भी एक मसला है, नॉमिनल वैल्यू स्लैश आपने इन काइंड का लफ्ज सुना होगा, किसका,
इन काइंड का मतलब है कोई चीज, अदर का मतलब है कैश। क्या बच्चों? नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल इधर नो वैल्यू, नो चार्ज नहीं होगा, नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू क्या था? बदले में कोई चीज आ गई, इन काइंड। क्या था? या फिर अदर का मतलब है जी थोड़ी सी अमाउंट आई, थोड़ी 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 थोड़ी, नॉमिनल वैल्यू। जनरल असूल ये है, अगर आप लोगों से थोड़ी सी अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, जनरल असूल आपने इन्वेंट्री को मेजर करना है कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जनरल रूल ये क्या था? लेकिन अगर इन काइंड आ गए, जनरल असूल है। क्या था जनरल असूल बताइएगा? मेजर एट, ओहो जुहेर भाई आइएगा जल्दी से जरा। मेजर एट, बोलो शाबाश, कॉस्ट एंड करंट कॉस्ट, या आज डर क्यों नहीं हो जी? अच्छा, इन काइंड, इन काइंड में मेरे भाई आपने करना है ओके मेरे भाई। बच्चों इन काइंड का मतलब जो होता है ना, वो चीज दे दी ना उसने, इसके साथ जुड़ा हुआ लफ्ज होता है फेयर वैल्यू। क्या होता है बच्चों? इधर रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं आती, इधर फेयर वैल्यू आती है। क्या आती है बच्चों? ये आप समरी बना लीजिए, इधर ये समरी बना लें। जनरल रूल क्या है बच्चों? जनरल रूल याद रखना है आपने। अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं थोड़ी सी अमाउंट लेके, क्या था जनरल रूल? ये है बच्चों, इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एंड एनआरवी नहीं, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। बाकी असूल वही है सारे, नॉर्मल असूल यही है मेरे भाई। इन्वेंटरी शुड बी स्टेटेड एट कॉस्ट एंड एनआरवी। अगर आप ना मुफ्त में चीजें या थोड़ी सी अमाउंट चार्ज करके लोगों को चीजें दे रहे हैं, तो बच्चों कॉस्ट एंड एनपीओ में कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ओके, नहीं कुछ चीजें होती हैं ना भाई, ना करो, क्या कर रहे हो? कुछ चीजें ऐसी होती हैं बच्चों जो अच्छा, जो एनपीओ का मकसद क्या होता है? वेलफेयर ना। आप मिसाल के तौर पे मैं नाम ले लेता हूँ जी, शौकत खानम का, शौकत खानम का नाम लेता हूँ। अब इन्होंने 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 हाँ जी अल्फिद जी, अच्छा इन्होंने मेरे भाई कुछ पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट है ना, वो फ्री करना होता है, कुछ से अच्छी खासी अमाउंट भी चार्ज करते हैं। सही है जी, कुछ से बड़ी नॉमिनल सी अमाउंट भी चार्ज करते हैं। इसी तरह एनपीओ जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रही होती है ना, ये लोगों से पैसे लेते भी हैं, और किसी कुछ इलाके ऐसे होते हैं, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जी, पेशेंट तो खैर इधर नहीं होंगे, कुछ इलाके कुछ जगह ऐसी होंगी जिनको ये फ्री में चीजें दे रही होंगे या नॉमिनल वैल्यू पे दे रही होंगे। ये उन चीजों की बात हो रही है इधर, ठीक है। जिनको तो पूरी अमाउंट पे जा रही है, तो कॉन्सेप्ट उसके लिए है ही नहीं ना, ये तो नॉमिनल वैल्यू वालों के लिए कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लफ्ज देखे ना, हेडिंग पड़े नॉमिनल वैल्यू। अब नॉमिनल वैल्यू में आगे दो चीज, जनरल रूल असूल क्या बना? नॉमिनल वैल्यू है तो करंट कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसके आगे दो ट्रीज बन गए। अगर तो बदले में थोड़ी सी अमाउंट मिल रही है, इधर नो चार्ज नहीं है, इधर है सिर्फ नॉमिनल वैल्यू। अगर बच्चे थोड़ी सी अमाउंट मिली, तो भैया वही असूल इधर आ जाना है। अब मसला यह है, कभी कभी इन काइंड कुछ चीज मेरे भाई, इधर फिर असूल क्या आना है? कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट का लफ्ज नहीं है, इन काइंड। क्या बच्चों? इन काइंड। इसमें फेयर वैल्यू होती है। क्या होती है? नहीं नहीं, इधर 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 फेयर वैल्यू है, पढ़ो गौर से पढ़ो। इन काइंड में फेयर वैल्यू है। क्या क्या? नहीं नहीं, पढ़ो ना, मैं बताता हूं क्यों लिखवाया है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 15 पे आए, आ जाए आ जाए। दो तरह से नहीं हो रही होगी, इनकी इन्वेंट्री होगी बच्चों, इनके पास काफी ज्यादा चीजें होती हैं एनपीओ के साथ पास। बच्चे सुनो, एनपीओ के पास बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं ना, इन्होंने बहुत सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जी। जिस तरह फॉर एग्जांपल फ्लड आ गया बच्चों,
सही है, इन्होंने लोगों ने इनको डोनेशन दिया, अब वो इनके पास चीजें वही पड़ी होंगी ना जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करनी है। इनका काम बेचना तो नहीं होता ना, इनका काम तो क्या होता है बच्चों, लोगों को चीजें प्रोवाइड करना, सोशल काम करना, तो वही इनकी इन्वेंट्री होती है। और सही है जी, इनके पास मुख्तलिफ तरह का स्टॉक पड़ा होता है, समझे हैं जी। ये उनकी बात हो रही है जो नॉमिनल वैल्यू है। अच्छा अब इधर सुनिएगा जरा, अब ये एग्जांपल से बात समझ आएगी भाई। इधर सुनो, मेडिसिन फॉर ऑल इज एन एनपीओ विच प्रोवाइड मेडिसिन टू कम्युनिटीज लिविंग इन अंडर डेवलप्ड एरिया एट नॉमिनल चार्ज। इट हैज फॉलोइंग इन्वेंटरीज, आइटम पेनाडोल, इम्पोडियम, अब ये देखो ना न्यूब्रल, इस तरह की जी। बट ठीक है, इतना तुझे आता होता तो उस टाइम। अच्छा ये मेरे भाई इधर सुने, कहता परचेज फॉर कैश, क्या मेरे भाई, ये है जी कॉस्ट। क्या है बच्चों, हमने भी कहता परचेज कॉस्ट में की है और आगे हमने नॉमिनल वैल्यू पे बेचनी है। ये कॉस्ट है, ये एनआरवी, एनआरवी के तो गोली मार देना। और ये क्या है बच्चों, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आप मेरे भाई लोअर बताएं इन दोनों में से, पहले न्यूब्रल पे आ जाएं जी। लोअर बताएं दोनों में से, 24,000, इसमें से लोअर मतलब 12 बराबर है, इसमें से लोअर कॉस्ट और इसमें से लोअर, चारों को ऐड कर लें। एक मिनट रुकते हैं बस। ये पेनाडोल है, कहता रिसीव्ड इन काइंड, कहता ये चीज हमारे पास इन काइंड आई। अब जनरल रूल ये है जी, कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, लेकिन मसला ये है मेरे भाई, फेयर वैल्यू जो चीज की है वो, अच्छा इधर देखना, इधर कॉस्ट तो है ही नहीं, आपने तो खरीदी नहीं है वो, तो फेयर वैल्यू इधर रेलिवेंट होगी। लेकिन मसला यह है मेरे भाई, फेयर वैल्यू और रिप्लेसमेंट कॉस्ट में से जो लोअर है वो क्या है बच्चों, बोलो शाबाश, बात समझे हैं। तो इधर लिख लें मेरे भाई एक छोटी सी लाइन इधर, जनरल रूल है फेयर वैल्यू का, किसका बच्चों, आगे लिखें एक्सेप्शन, क्या लिखें बच्चों। अच्छा एक मिनट, इधर तो मैयर डेट ये नहीं होगी ना, कॉस्ट नहीं होगी ना, अच्छा ठीक है, तो इसको एक्सेप्शन क्यों लिखना है, इसको ये ना लिखे हम मैयर डेट, हाँ ठीक है, इधर तो कॉस्ट होगी नहीं ना भाई इन काइंड में, इन दोनों में से फिर जो लोअर है उसी को ले लेना है, ठीक है बच्चों, लोअर ऑफ। ओके बच्चों, आई है बात, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है बच्चों, इधर कॉस्ट नहीं होगी। कॉस्ट इसलिए नहीं होगी बच्चों क्योंकि आपने तो चीज खरीदी नहीं ना, आपके पास कॉस्ट तो तब आती है जब आपने चीज के पैसे दिए हो। इधर दोनों में से लोअर क्या होगा मेरे भाई, जो वही आपकी क्या होगी, बोलो शाबाश, उसी पे आपका स्टॉक आ रहा होगा। ओके बच्चों, आप दोनों में से लोअर बता दो, जल्दी करो शाबाश, दोनों में से लोअर बताओ बच्चों जी। अब आप इधर देखें, इस पे लगाएं टिक। अब किताबों में एसेट कितने पे आ रहा होगा, मतलब स्टॉक कितने पे होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस जी। ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बच्चों, या फिर बच्चों बड़े सवाल में कोई एडजस्टमेंट छोटी सी आ सकती है। डन बच्चों, सही है जी। अब आप आए उस एमसीक्यूज के ऊपर जी, बताएं भाई, बताना जरा वो एमसीक्यू दिखाओ भाई मुझे, ले मेरे भाई इस एमसीक्यू पे आइएगा। एन एनपी, भाई सुनना, हाउ दीज 16,000 बैग्स बी मेजर्ड, एन एनपीओ के पास बैग्स हैं 16,000 ऑफ किसके बच्चों, राइस, टू बी सोल्ड ओनली टू मेंबर्स ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी। द कॉस्ट ऑफ राइस टू द एनपीओ इज कितना बच्चों, 600 पर बैग। However, the NPO sells एक बैग टू द, अब देखें ना, अब बहुत सारों में से एक, तो मैंने आपसे पहले अर्ज की है ये किन के लिए रूल अप्लाई होना है, अंडर प्रिविलेज, जितने आपने नॉमिनल वैल्यू पे देने हैं। कहता फॉर, कहता कितने का, 1 बैग कितने का दे रहे हैं जी, 50 का। कहता जी हाउ शुड दी 16,000 बैग्स बी मेजर्ड, बताएं। अच्छा मेरी बात सुने, इसके लिए आपने पैसे दिए ना, इन काइंड नहीं है, कॉस्ट का लफ्ज लिखा ना इधर जी, इन काइंड नहीं है, इन काइंड होता आपको बताता। बताएं बच्चों रूल क्या बना, एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट। ये जो न्यूमेरिकल नहीं है, ये आपने लाजमी करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें इधर। ओके बच्चों, लें सर, बाकी एनपीओ की जो थ्योरेटिकल बातें हैं वो इंशाल्लाह
वो आपको फिर बुलाएंगे ना इंशाल्लाह, यहाँ आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे वो वाला। ये वाला लेक्चर अभी रोक दे इंदर, ये पार्ट 1 हो गया।